नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। अपनी राजस्थान आर्थिक समीक्षा की श्रृंखला चल रही है और उसी श्रृंखला के अंदर आज अपन जो है वह क्लास नंबर 5 के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लास 5th जो है वह अपनी चैप्टर वाइज, चूंकि क्लास जो 4 नंबर वाली थी वह भी अपनी चैप्टर वाइज स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके अंदर अपन ने पहला और दूसरा जो चैप्टर है उसके ऊपर चर्चा की थी। अभी जो है वो अपन तीसरा और जो चौथा चैप्टर है अपनी आर्थिक समीक्षा का, तीसरा चैप्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और चौथा चैप्टर औद्योगिक विकास, इनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में इसको देखने वाले हैं। राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम आने वाले टाइम में अगर आप दे रहे हैं, चाहे वह आरएस का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे वह किसी भी आपके शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, आरपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, अधीनस्थ बोर्ड के हो या फिर राजस्थान पुलिस मुख्यालय के हो, कोई सा भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जहां पर करंट अफेयर्स या फिर राजस्थान ज्योग्राफी या फिर राजस्थान इकोनॉमिक्स है, वहां पर आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़नी जरूरी है। 2022-23 की चली रही है, आप सभी को पता है। आगे आने वाली भर्ती है ईओआरओ की, उसके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है क्योंकि वहां पर आपके करंट अफेयर्स और राजस्थान ज्योग्राफी दोनों चीज़ें हैं, इसलिए वहां पर आपके यह पूछा जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन आज। पहले अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, फिर औद्योगिक विकास के ऊपर अपन आएंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में दोनों को दो हिस्सों में बांट लिया है। पहला हिस्सा तो अपन जो है वो चलेंगे ग्रामीण विकास के ऊपर और दूसरा हिस्सा अपन चलेंगे पंचायती राज के ऊपर। तो पहले अपन बात करेंगे ग्रामीण विकास। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अंदर ग्रामीण विकास के बारे में क्या क्या समीक्षा की गई है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, कौन कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो अपने को याद करने हैं, वह सारे के सारे इसमें अपने को बताए गए हैं। जैसे कि ग्रामीण विकास के लिए सबसे पहले जो है आपके एक योजना कह सकते हैं या फिर एक परिषद, एक काउंसिल की स्थापना की जाती है, उसका उल्लेख कर रखा है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको राजीविका भी अपन कहते हैं। इसके द्वारा जो है वह मुख्य रूप से इसकी जो स्थापना है वह की जाती है अक्टूबर 2010 के अंदर। तो ग्रामीण विकास के अंदर पहली चीज अपने को क्या याद रखनी है कि राजीविका जो है इसकी स्थापना कब होती है, अक्टूबर 2010 के अंदर होती है, एक स्वायत्त परिषद के रूप में जो कि खुद के निर्णय खुद ले सकती है। इसका लक्ष्य क्या है, मुख्य रूप से नाम से ही पता चल रहा है, ग्रामीण आजीविका विकास, ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका का विकास करना, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण, यानी कि ग्रामीण विकास जो विभाग है राजस्थान सरकार का, उसके अंदर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जो है वह यह परिषद बनाई जाती है। तो पहली पहली जो है वह ग्रामीण विकास के अंदर आपके राजीविका की अपन ने बात की है। जहां पर स्टार लगाए जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके अतिरिक्त आपको कोई चीज नहीं देखनी है क्योंकि यहां से आपके वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जिन एग्जाम के अंदर मुख्य रूप से जैसे आरएस का ही एक एग्जाम है जिसमें आप रिटर्न में लिखते हैं, उस एग्जाम के लिए जो है वह आपको पूरा का पूरा मैटर जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। बुक जो है वो अपनी आने वाली है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा एवं बजट विद एमसीक्यू आने वाली है, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से देख लेना। आगे देखिए, दूसरा जो है वह इसके अंदर मुख्य रूप से योजना आती है, वह आती है आपके मनरेगा के नाम से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको अपन मनरेगा भी बोलते हैं। इस योजना के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। आप सभी को पता है कि इस योजना के तहत मनरेगा जो है इसको पहले नरेगा बोलते थे, फिर आपके 2 अक्टूबर 2009 के दिन नरेगा से इसको मनरेगा किया गया। और मनरेगा जो योजना है, इस योजना के तहत 100 दिन का जो है वह एक प्रकार से वार्षिक रोजगार 100 दिवसीय एक परिवार के जो है वह दिया जाता है 1 वर्ष के अंदर। इस योजना के अंदर थोड़ा सा जो है वह राजस्थान सरकार ने कुछ ऐड किया और 25 दिन का अतिरिक्त जो है वह रोजगार देने की इसमें घोषणा कर दी पिछले वाले बजट के अंदर। तो एक वित्त वर्ष के अंदर 100 दिन का रोजगार जो है वो इसमें दिए जाने की गारंटी है, पहली बात ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। लेकिन राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त जो है वो 25 दिन का रोजगार जो है वो इसमें देने की घोषणा कर दी, जिसको मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना एक नाम भी दिया था। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में 125 दिन जो है वो दिया जाता है, बाकी 100 दिन जो है वो केंद्र सरकार खर्च उठाती है, 25 दिन का अतिरिक्त रूप से जो खर्च है वो पूरा का पूरा राजस्थान सरकार उठाती है। यह आपकी योजना है मनरेगा। इस मनरेगा योजना की जो विशेषताएं हैं वह आपको आरएस मेंस जैसे एग्जाम में या फिर एसआई के एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। विशेषताएं जरूर ध्यान रखनी है कि मनरेगा जो योजना है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आप अगर कल को अगर कोई भी प्रशासनिक पोस्ट के ऊपर अगर आप बैठते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि मनरेगा का जो मिस यूज है वह किस प्रकार से हो सकता है, तो उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, या फिर लोगों तक जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनकी जानकारी उनको पहुंचाए, जिसकी वजह से जो है उनका शोषण ना हो या फिर लोगों को जो है वो अधिक से अधिक फायदा मिले। जैसे कि पहली इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मैं आपको समझाता भी रहूंगा साथ साथ।
पहली आती है ग्राम पंचायत के सभी निवासी पात्र। इसका मतलब है कि मनरेगा जो योजना है, इस योजना के तहत जितने के जितने उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर जो आपके निवासी है, जो वहाँ के स्थानीय निवासी है, वही क्या होंगे, उस मनरेगा के कार्य के लिए क्या होंगे, पात्र होने वाले हैं। पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरी चीज आती है कम से कम 1/3 जो है वह आपके महिलाओं का होना इसमें ज़रूरी है। मान लो अगर 1 वर्ष के अंदर 100 लोगों को अगर रोज़गार देने की सरकार बात कर रही है, तो उसमें से 1/3 जो है वह कौन होनी चाहिए? महिलाएँ होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो कम से कम 1/3 यानी कि 100 में से फिर 33 तो महिलाएँ होनी चाहिए कम से कम। ये इसके अंदर दूसरी कंडीशन जो है वह रखी जाती है। अगली आती है 15 दिन के अंदर फ़ोटो युक्त निःशुल्क जॉब कार्ड। मान लो कि जिस दिन आवेदन कर रहा है आवेदनकर्ता और उसके 15 दिन के अंदर-अंदर जो है वह आपको क्या मिल जाना चाहिए? जॉब कार्ड मिल जाना चाहिए, निःशुल्क मिलना चाहिए, फ़ोटो युक्त होना चाहिए। ये इसके अंदर अगली जो है वह विशेषता बताई जाती है। इसी प्रकार से जिस दिन आवेदन कर रहा है, उस आवेदन के 15 दिन के अंदर-अंदर उसको जॉब कार्ड भी मिल जाना चाहिए। साथ-साथ में उसको सरकार के द्वारा जो है ये भी बता देना चाहिए था कि आपको यह काम यहाँ पर जाकर करना है। यानी कि अगले 15 दिन के अंदर-अंदर उसको क्या मिल जाना चाहिए? रोज़गार मिल जाना चाहिए। अगर रोज़गार नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर राज्य सरकार जो है उसके द्वारा उसको बेरोज़गारी भत्ता जो है वह दिया जाएगा। ये इसमें अगली कंडीशन आती है। उसके बाद में अगली विशेषता यह आती है कि जिस ग्राम पंचायत की अंदर आप काम कर रहे हैं, उस ग्राम पंचायत के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर-अंदर जो है, वह आपको यह रोज़गार दिया जाएगा, यानी कि आपसे काम करवाया जाएगा बेसिकली। अगर यह 5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार के द्वारा जो है वह 10% अतिरिक्त जो है वह आपको मज़दूरी देनी होगी, क्योंकि वह दूरी के हिसाब से आपके लिए जो है वह ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इस वजह से इसमें अतिरिक्त रूप से जो है वह क्या देना चाहिए, मज़दूरी देने की बात की गई है। उसके बाद में अगली विशेषता आती है कार्य के आधार पर मजदूरी। यहाँ पर यह भी तय किया गया है कि मजदूर के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा उतनी ही उसको मजदूरी दी जाएगी। चाहे वह एक दिन में अगर अच्छा काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर कम काम करेगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे। तो कार्य आधारित जो है वह इसमें मजदूरी की बात की जाती है। अगली चीज आती है कार्यस्थल के ऊपर जो है वो पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा, शिशु पालन गृह की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जहाँ पर जो है वह आपको ये सारा का सारा रोजगार दिया जा रहा है या फिर काम करवाया जा रहा है, उस स्थान के ऊपर सभी मजदूरों के लिए अच्छे से छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे टेंट लगाओ, चाहे कुछ भी करो। दूसरी चीज़ वहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर शिशु गृह की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मान लो कि किसी महिला के अगर छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उनको रखने के लिए जो है वह शिशु गृह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी वहाँ पर होनी चाहिए। ये कुछ सामान्य बातें हैं जो इस विशेषताओं के अंतर्गत बताया जाता है। तो ये आप जो है इसकी डिमांड भी कर सकते हैं अगर आप आस-पास कहीं पर भी मनरेगा वाला कार्य देख रहे हैं तो। उसके बाद में अगली चीज़ आती है, ठेकेदार एवं श्रम विस्थापित जो मशीनें हैं, उनको कार्य के लिए अनुमति नहीं मिलती है। यानी कि ऐसा नहीं हो कि आप सभी लोग जो है वह बैठे रहे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गए और लास्ट के दिन जो है वह जाकर जेसीबी बुला लिया, जेसीबी से या फिर जो भी आपकी मशीनरी आती है, उससे काम करवा लिया या फिर किसी एक व्यक्ति को पकड़कर उसको ठेका दे दिया कि ये खुदवाना है और वो खुदवा के आपको दे देता है। इस प्रकार की चीज़ अगर सरकार को किसी ना किसी प्रकार से अगर पता चल जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो कहने का मतलब मनरेगा के अंदर किसी भी प्रकार की जो श्रम विस्थापित मशीनें हैं उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद में अगली चीज़ आती है कि जो ग्राम सभा है आपकी, ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर जो वयस्क मतदाता है, उन वयस्क मतदाताओं से मिलकर जो एक सभा बनती है उसको ग्राम सभा कहते हैं, वो उस गाँव की सभा कहलाती है। अगर आप वोट देने के लायक हैं तो आप आपके ग्राम सभा का हिस्सा है। तो ग्राम सभा जो है आपके किसी भी ग्राम पंचायत की, उस ग्राम सभा के द्वारा ही कार्य का निर्धारण किया जाता है कि हमारे यहाँ पर जो है वह मनरेगा के तहत कौन-सा कार्य किया जाएगा और कहाँ पर किया जाएगा, कब किया जाएगा। तो कार्य का निर्धारण कौन करता है मनरेगा के लिए? तो वह आपके ग्राम सभा करती है, पहली बात। दूसरी चीज़, कार्य होने के बाद में कार्य कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ है, कि क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए था, वो सारा का सारा जो ऑडिट का काम है, जिसको अपन सोशल ऑडिट बोलते हैं, सामाजिक अंकेक्षण बोलते हैं, तो उस सामाजिक जो अंकेक्षण है, इसका काम हो, चाहे आपके कार्य का चयन हो, इन दोनों का ही जो काम है, वो कौन करती है? आपके ग्राम सभा करती है, जो कि इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात आती है।
उसके बाद में अगली विशेषता आती है कि सभी मजदूरी जो है वह आपके भुगतान बैंक एवं डाकघर के माध्यम से होंगे। मान लो आपने काम किया है और आपके जो पैसे आने वाले हैं वह पैसे किस माध्यम से आएंगे, तो वह आपको कैश कभी नहीं दिए जाते हैं, वह आपके बैंक और डाकघर के अंदर जो खाते हैं उन खातों के अंदर डायरेक्टली डाले जाते हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये कुछ विशेषताएं दी जाती है आपके किस चीज़ की, ये विशेषताएं हैं मनरेगा योजना की, महात्मा गांधी जो आपके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसके तहत। ठीक है, अगला चलते हैं अपन ग्रामीण विकास की ही अभी बात कर रहे हैं। उसी के तहत आप सभी को पता होना चाहिए कि एक तो 25 दिन जो है वह अतिरिक्त दिए ही गए थे। दूसरी चीज, जो बजट अपना आया था 2022-23 वाला, यानी कि पिछला वाला जो बजट, उस बजट के अंदर राज्य सरकार ने यह कहा कि 25 दिवस जो है उसकी अतिरिक्त सभी के लिए दिया जाएगा, लेकिन 100 दिवसीय अतिरिक्त जो है वो कुछ जनजातियों को दिया गया था। आने वाले टाइम में आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई 100 दिन का तो पहले से ही मिल रहा था मनरेगा के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 दिन का अतिरिक्त दे दिया राजस्थान सरकार ने, 125 दिन हो गया। लेकिन कुछ ये जनजातियां हैं जिनको 25 की जगह पर 100 दिया है, यानी कि 100 पहले से था, 100 और दे दिया। कौन कौन है? एक तो सहरिया जनजाति है जो कि आपके 12 के अंदर निवास करती है। इसके अलावा एक खेरुआ जनजाति है, ये भी 12 में ही निवास करती है। और इसके अलावा कथोड़ी जनजाति है जो कि उदयपुर में निवास करती है। यानी कि सहरिया, खेरुआ और आपके कथोड़ी, इन 3 जनजातियों के लिए अतिरिक्त जो है वह 100 दिवसीय इसमें रोजगार देने की सरकार ने पिछले वाले बजट के अंदर घोषणा की थी। ये आपके मनरेगा के बारे में सामान्य चीजें आती है। अगला जो है वह योजना या फिर कार्यक्रम कह सकते हैं आप, मिशन अमृत सरोवर। देखिए, मिशन अमृत सरोवर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। आने वाले एग्जाम में ये सीधा सीधा पूछा जाएगा आपको एग्जाम। देखिए क्या बोल रहा है, मिशन अमृत सरोवर जो है यह आपके कब शुरू होता है, तो 24 अप्रैल। यह आपके राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस आता है, कब आता है पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल के दिन आता है। तो 24 अप्रैल 2022 के दिन जो है वह ये योजना शुरू होती है। पहली बात, पिछले साल 24 अप्रैल को शुरू होती है। मिशन अमृत सरोवर का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य मुख्य रूप से यह है कि देश के प्रत्येक जिले में, ध्यान देना है, देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर जो है इनका विकास करना है या फिर तालाबों का निर्माण करना है। यह इसका लक्ष्य है। 75 क्यों? क्योंकि अपन 75वां जो है वह स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उसी के दृष्टिकोण से जो है वह ये रखा गया था कि जो अपना एक प्रकार से अपन अमृत काल के दौरान जो है वो 75 चीजें सारी की सारी ले रहे थे मोदी जी। तो उसी के अंतर्गत जो है वो हर जिले के अंदर 75 क्या बनाए जाएंगे, तालाबों का निर्माण किया जाएगा या फिर अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। यह लक्ष्य है मिशन अमृत सरोवर का। 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान के सभी जिले जो है वो इसमें शामिल कर लिए गए हैं। यानी कि आपको ये भी पूछ लेता है अगर कि मिशन अमृत सरोवर के अंदर राजस्थान के कितने जिले शामिल है, तो वर्तमान समय में राजस्थान के सभी जिले शामिल है। कब सभी जिले शामिल हुए थे? 22 दिसंबर 2022 को। यानी योजना शुरू हुई थी 24 अप्रैल 2022 को, और 24 अप्रैल 2022 से 22 दिसंबर 2022 तक राजस्थान के सारे जिले मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। मिशन का लक्ष्य क्या है? हर जिले से 75 जो है वह अमृत सरोवर या फिर तालाबों का निर्माण करना। ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अगली देखिए, चौथी आपकी योजना आती है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अपन बात भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, इस योजना की शुरुआत कब होती है? तो 20 नवंबर 2016 के दिन इसकी शुरुआत होती है। 20 नवंबर 2016 के दिन। दूसरी चीज, इसमें हिस्सेदारी की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसमें 60 और 40 का रेशियो है सेंटर और स्टेट का। यानी कि केंद्र जो है वो इसमें 60 रुपए देगा और राज्य जो है वो इसमें कितना देगा? 40 रुपए इसमें देने वाला है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। राशि की अगर अपन बात करें, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल कितने रुपए दिए जाते हैं। तो 1,20,000 रुपए जो है वो इसमें दिए जाते हैं टोटल, ध्यान रखना है। लेकिन इन 1,20,000 के अतिरिक्त 12,000 रुपए जो है वह आपको अतिरिक्त रूप से जो है वो शौचालय निर्माण के लिए दिया जाता है। यानी कि वापिस समझ लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, इस योजना की शुरुआत जो है वो 20 नवंबर 2016 के दिन होती है। योजना में 60-40 सेंट्रल स्टेट का रेशियो है। अगली चीज, इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए टोटल दिए जाते हैं और 12,000 रुपए जो है वह अलग से दिए जाते हैं। किसके लिए? शौचालय निर्माण के लिए। अगली योजना आती है आपके पांचवी, अभी भी ग्रामीण विकास में ही अपन चल रहे हैं, ध्यान रखना है। पांचवी योजना आती है जो आपके आती है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसको अपन MLA LAD बोलते हैं। यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, दैट इज MLA LAD। ये इस योजना का नाम आता है। योजना क्या है? योजना कुछ नहीं है कि 1 वर्ष के अंदर राजस्थान की विधानसभा के द्वारा प्रत्येक जो आपके MLA हैं उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे और उन पैसों का जो है वह अपने
जो विधानसभा क्षेत्र है उस एमएलए का, उसके अंदर वो उसको खर्च कर सकता है। ये इसका मुख्य रूप से क्या है, योजना का उद्देश्य अपन मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या आता है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आधारभूत जो भी संरचना है उसका विकास करना, जन उपयोगी जो भी परिसंपत्तियां हैं उनका निर्माण करना, जैसे कि कोई भाई साहब बस स्टैंड बना दिया, कि कोई आपके अगर कह सकते हैं कि पानी के लिए टंकियां बनवा दी, जो भी आपको जो है उचित लगता है एमएलए साहब को वो करवा सकते हैं। उसके विकास के लिए जो है वो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत जो है वो राशि कितनी दी जाती है, यह आपको एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि यह पहले 2.25 करोड़ रुपए हुआ करती थी। इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, आपके 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और कब तक दिया जाएगा, प्रति वर्ष दिया जाएगा, प्रति विधानसभा क्षेत्र को, यानी कि प्रत्येक एमएलए जो है उसको दिए जाएंगे, प्रत्येक एमएलए को हर साल 5 करोड़ रुपए एमएलए एलईडी के तहत दिए जाने वाले हैं। उसमें एक कंडीशन रखी गई है कि जो उसको 5 करोड़ मिलेंगे, उस 5 करोड़ का 20% यानी कि टोटल राशि का 20% जो हिस्सा है वह किसके लिए खर्च किया जाएगा, वह किया जाएगा एससी और एसटी के ऊपर। समझ गए, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो है वो 20% हिस्सा जो है वो खर्च किया जाएगा यहां से। ठीक है, अगली योजना आती है, जैसे कि आपके एमएलए के लिए जो है वो लेड योजना है, उसी प्रकार से एमपी के लिए भी लेड योजना है, यानी कि लोकल एरिया डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत वह छठी योजना आपकी आती है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसको अपन बोलते हैं MPLAD, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, दैट इज MPLAD। इस योजना के तहत क्या है, इस योजना का भी उद्देश्य वही है कि भाई जो आपका स्थानीय क्षेत्र है उसके आवश्यकता अनुसार जो है वो आप क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो कहीं पर भी कर सकते हैं, जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो अपने लोकसभा क्षेत्र में भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा जो है वह आपके एक प्रकार से कह सकते हैं बाउंडेशन नहीं है। इसके अंदर पहले से भी 5 करोड़ रुपए थी, अब भी 5 करोड़ रुपए ही है, यानी कि MPLAD के अंदर भी 5 करोड़ रुपए ही प्रति वर्ष प्रति सांसद जो है उसको दिए जाते हैं। यहाँ पर भी 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र यानी प्रति विधायक को दिया जाता है, लेकिन ये पहले 2.25 करोड़ हुआ करता था, इसलिए अब इंपॉर्टेंट हो गया है। वही है, हमेशा के लिए 5 करोड़ ही था पहले से भी। ठीक है, और MPLAD के अंतर्गत जो खर्च है वो कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से किया जा सकता है, तो जो भी कोई गंभीर आपदा है, गंभीर प्राकृतिक आपदा, इसके अंतर्गत जो है वह आपके सांसद महोदय जो है वह अपनी राशि को खुद के संसदीय क्षेत्र के बाहर भी खर्च कर सकते हैं। मान लो कि कहीं पर अगर कोई भूकंप आ गया है, कि बाढ़ आ गया है, कोई त्रासदी आ गई है, उस कंडीशन में वह खुद के क्षेत्र के अलावा बाहर कहीं पर भी जो है वह खर्च कर सकते हैं। ये इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। अगली आती है 7वीं। अब यहाँ से कुछ ग्रामीण विकास से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उनके विकास कार्यक्रम आएंगे, जो आपको हर एग्जाम के अंदर, लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि मेवात का है एक, मगरा का है एक, बीहड़ का है एक, ये लगभग ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के अंदर आते हैं। अब यहाँ से वही आपके विकास कार्यक्रम आएंगे, क्योंकि ग्रामीण विकास जो है इसमें कुछ नहीं है, केवल योजनाएं और कार्यक्रम और मिशन, यही सारी की सारी चीजें हैं, अभियान है कुछ, या फिर कुछ आपके नीतियां हैं। तो ग्रामीण विकास से जुड़े हुए सारे के सारे जो मुद्दे हैं या फिर जो आपके काम की चीजें हैं वो सारी की सारी सीक्वेंस से ही चल रही है। अब सारे के सारे आपके सामने क्या आने वाले हैं, विकास कार्यक्रम आएंगे। जैसे कि 7वें नंबर का आता है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। भाई मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं, जब अपन राजस्थान के पूर्वी हिस्से के अंदर जाते हैं तो इस पूर्वी हिस्से के अंदर अलवर और जो आपका भरतपुर है, इन दोनों के मध्य का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को यहाँ पर, इस क्षेत्र को यहाँ पर मेव जनजाति के निवास की वजह से क्या कहा जाता है, इसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है, मेव जनजाति के निवास की वजह से। कब ये प्रारंभ होता है कार्यक्रम, तो 1986-87 के अंदर प्रारंभ होता है। देखिए कई सारी तारीखें आपको भले जो आपकी किताबें हैं, चाहे कोई सी भी आप गाइड देखते हो, उनके अंदर आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये आर्थिक समीक्षा की तारीख है, इसलिए सरकार इसको ज्यादा मानेगी, बोर्ड इसको ज्यादा मानेगा। आप इसके माध्यम से जो है, इसके आधार पर जो है वह क्वेश्चन भी डिलीट करवा सकते हैं अगर आपके बोर्ड इसको गलत मान रहा है तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ये पूरी तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जो कि 1986-87 के अंदर शुरू किया जाता है। क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर यहाँ के 14 खंड जो है यहाँ पर यह प्रारंभ किया जाता है। वापस देख लेना है, 1986-87 के अंदर जो है वह मेवात क्षेत्र कार्यक्रम जो है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अलवर और भरतपुर के 14 खंडों के अंदर यह कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, आगे चले। अगला देखिए, अगला आता है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है आपके
अभी जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ नहीं था, केवल इतना ऐसा ही था, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कितने जिलों के अंदर चलाया जा रहा है। अब बॉर्डर एरिया यानी कि राजस्थान के अंदर बॉर्डर एरिया कहाँ पर है, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा लगती है भाई साहब, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर की। अब जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अगर आ जाते हैं तो फिर खर्चा कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलता है 100%, पहली बात। दूसरी चीज, अब बॉर्डर के ऊपर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वही इसमें शामिल हो जाएंगे। तो उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ चले तो सबसे ऊपर श्री गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद जैसलमेर है, उसके बाद बाड़मेर है। तो वही सीक्वेंस जो है वह इसमें आ जाता है, तो 4 जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। शुरुआत कब होती है इसकी, तो 7वीं पंचवर्षीय जो योजना है इसके अंतर्गत इसकी शुरुआत होती है। पहली चीज यह ध्यान रखना है। बॉर्डर एरिया की बात हो रही है तो केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू की जाएगी। क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो बॉर्डर एरिया के ऊपर कितने डिस्ट्रिक्ट है, 4 है, चारों के चारों इसमें आ जाएंगे। जैसे कि श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। और इनके खंड कितने हैं ये जरूर याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो 16 खंड है, यानी कि 4 तो क्या हो जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 4 तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और उनके खंड कितने हो जाएंगे 4 के, तो वह 4 चौक 16 इनके क्या हो जाएंगे, खंड हो जाएंगे। ठीक है ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना 100% केंद्र सरकार का यह हो जाएगा। तो आपको रीट लेवल 1 के अंदर जो अभी थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें केवल क्या पूछा गया था, केवल डिस्ट्रिक्ट पूछे थे कि कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 4 उसका आंसर हो जाता। अगला देखिए, अगला आता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ये क्या है। अब पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि डांग क्या है। डांग क्या है भाई, चंबल नदी जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्व और पूर्वी हिस्से के अंदर जो है वो चंबल नदी प्रवाहित होती है। इस चंबल नदी के द्वारा पूरे भारत में सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन किया जाता है। और अवनाली का अपर्दन का मतलब क्या है कि यह अपने साथ में रेत को बहा कर लेकर चली जाती है। और इसी चंबल के तलेटी के अंदर यानी कि इसी चंबल के सारे सारे जो है वह विंध्याचल पर्वतमाला फैला हुआ है। और पर्वत अगर फैला हुआ है तो ऐसे दीवार की जैसे एकदम तो खड़ा होगा नहीं, उसकी कुछ ना कुछ जो जड़ें हैं वो अंदर तक रहती है और ऊपर क्या आ जाती है, रेत आ जाती है। धीरे धीरे उसमें से अगर ऊपर से पानी अगर बहेगा तो उस रेत को तो ले जाएगा और पीछे क्या रह जाएंगे, नुकीले पत्थर रह जाएंगे। उन नुकीले पत्थर को क्या कहा जाता है, डांग कहा जाता है। यानी कि बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, बीहड़ का मतलब तो छोटा सा ये समझ लीजिए, एक बीहड़ का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवनाली का जो अपर्दन कर रही है चंबल नदी वह छोटी छोटी तो क्या कहलाती है, नालियां। आपने पढ़ा होगा कि गग्गर नदी जो है उसका अववाह क्षेत्र जो है या बेसिन जो है वो नाली प्रदेश कहलाता है, क्योंकि गग्गर नदी के द्वारा भी अवनाली का प्रदन किया जाता है, लेकिन उसके द्वारा छोटी छोटी ऐसे ऐसे नालियां बनाई जाती है, इसलिए उसको तो क्या कह देते हैं अपन, नाली प्रदेश। जबकि चंबल नदी जो है वह क्या करती है, अगर ये चंबल नदी अगर प्रवाहित हो रही है, इसमें अगर कोई छोटी सी नगद नदी अगर आकर मिल रही है तो यह इतने बड़ी जो है वह क्या बना देगी, एक नाला टाइप में बना देगी, बहुत चौड़ा चौड़ा। उसको फिर नाली ना बोलकर उसको बीहड़ बोल दिया जाता है। तो बीहड़ प्रदेश का मतलब क्या हो जाता है कि जहां पर बड़े बड़े जो है वह क्या हो, अवनालिकाएं जो है वो बनी हुई हो या फिर बड़ी बड़ी नालियां बनी हुई हो, चंबल नदी के अवनालिका प्रदन की वजह से उसको बीहड़ कहते हैं। तो ये तो हो जाता है बीहड़ क्षेत्र। तो बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी दस्युग्रस्त क्षेत्र को डांग कहा जाता है। ये बेसिकली आर्थिक समीक्षा के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, जो मैंने बताई थी आपको वो बिल्कुल लोकल डेफिनेशन है। डांग का मतलब बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े नुकीले पत्थर निकले हुए रहते हैं, उसको कहा जाता है डांग। ठीक है ना, वो एकदम ज्योग्राफी के हिसाब से डेफिनेशन है। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी गई है ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से लिखी गई है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या लिखी गई है कि बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी, संकुचित घाटी का मतलब जहां से जो है वो आपके चंबल नदी बिल्कुल घाटियों से भी प्रवाहित होती है और मैदान से भी प्रवाहित होती है, बड़े बड़े जो है बीहड़ बनाती है। तो बीहड़ क्षेत्र और संकुचित घाटी, उन्हीं बीहड़ों के अंदर छोटी छोटी घाटियां होती है, वहां पर दस्युग्रस्त क्षेत्र, दस्यु बोला जाता है डाकुओं को, तो डाकुओं से ग्रस्त यानी कि डाकुओं से पीड़ित क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा चंबल के जो आपके चंबल के जो डाकू है वो काफी फेमस थे। तो उसी संकुचित घाटियों के अंदर जो है वो डाकू रहते हैं, तो उन डाकुओं से ग्रस्त जो क्षेत्र है उसको डांग कहा गया है इसके अंदर, इसके अंदर आर्थिक समीक्षा के अंदर। ठीक है, कार्यक्रम कब शुरू होता है आपको जो है वो तारीख जरूर याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है राजस्थान के अंदर डांग विकास जो कार्यक्रम है यह कितने जिलों में चल रहा है और यह कब चलो जो है वो आपके प्रारंभ किया गया था, चालू किया गया था। तो 2005-6 में इसको शुरू किया गया था। इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने आते हैं, तो 8 जिले इसमें आते हैं। अब 8 जिले कौन कौन से, देखिए भरतपुर जोन के 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और कोटा जोन के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, बस यही 8 जिले हैं। और इन 8 जिलों की जो है वह कितनी पंचायत समितियां हैं, 26 है।
वापस देख लीजिए, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली बात, 2005-6 के अंदर जो है वो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। दूसरी चीज, यह राजस्थान के 2 संभाग कोटा और भरतपुर के 8 जिलों के अंदर जो है 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में शुरू किया गया था। यह आ जाता है आपके डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, अगला आता है आपका मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखिए मगरा क्या होता है, तो आपके उदयपुर है, इस उदयपुर के उत्तर के अंदर जो है वह एक पथरीला क्षेत्र है, जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं वो कृषि योग्य भूमि कम है और पथरीला क्षेत्र ज्यादा है। उस क्षेत्र को कहा जाता है मगरा। उस मगरा के अंदर 5 जिले जो है वो माने जाते हैं। 5 जिले कौन कौन से? ए फॉर अजमेर, बी फॉर भीलवाड़ा, सी फॉर चित्तौड़गढ़। तो एबीसी तो ये हो गए, और 2 आ जाते हैं आपके आरपी। आरपी का मतलब आपके राजसमंद और पाली, यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली। अजमेर, वापस देख लीजिए, अजमेर, उसके नीचे भीलवाड़ा, उसके नीचे चित्तौड़, भीलवाड़ा के इधर राजसमंद और इसके इधर पाली। इन 5 जिलों में, चूंकि यहाँ पर उदयपुर आ जाता है, तो उदयपुर के उत्तर के अंदर जो पथरीला क्षेत्र है उसको मगरा कहते हैं। इन 5 जिलों के अंदर जो है वो मगरा क्षेत्र आता है। ये एक प्रकार का पथरीला क्षेत्र है। तो सरकार क्या चाहती है कि इस पथरीले क्षेत्र को कृषि योग्य बना दे कैसे ना कैसे। तो उसी को ही कृषि योग्य बनाने के लिए ही एक कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसका नाम आ जाता है मगरा क्षेत्र उसका विकास कार्यक्रम। कब शुरू किया गया था? जब डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, तभी ही आपके मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 2005-6 के अंदर। राजस्थान के 5 जिलों में शुरू किया जाता है, वही अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली के अंदर। और इन 5 जिलों के कितने खंडों में शुरू किया जाता है? 16 के अंदर किया जाता है। तो 5 तरी 15 प्लस 1 16। तो 5 जिलों के 16 खंड के अंदर 2005-6 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, आगे चलें। अगला कार्यक्रम आता है आपके, योजना है बेसिकली स्व विवेक जिला विकास। ये कोई इतना खास नहीं है, इसका मतलब यही है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वजह से होता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वह अपने क्षेत्र के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग हैं उनसे ये पता करे कि भाई आप अपने विवेक से बताइए कि आपके जो है उस क्षेत्र के अंदर कौन सी समस्याएं हैं, मूल समस्याएं क्या है। तो प्रत्येक जिले की मूल समस्याएं जो है उनको एक प्रकार से पॉइंट आउट करके और उनका जो है वह एक प्रकार से सॉल्यूशन निकालना और उनके जो है वो समस्या जो आ रही है उसको दूर करके और फिर क्षेत्र का विकास करना। स्व विवेक जिला विकास योजना 2005-6 के अंदर ये शुरू की गई, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार से एक और आती है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। ये बजट 2019-20 के अंदर जो है वो इसकी घोषणा की गई है। मोटा मोटा याद रख लेना, बाकी कोई इतनी खास योजना नहीं है। अगली आती है बायोफ्यूल प्राधिकरण। आप सभी को पता है बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है। देखिए फ्यूल जो होता है ये तो अपन गाड़ी में डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं कि डीजल डालते हैं। बायोफ्यूल का मतलब क्या है? बायो का मतलब है जैव, यानी कि इसके अंदर, इस फ्यूल के अंदर यदि अपन कोई जैविक पदार्थ डाल देते हैं तो वह फ्यूल ना होकर फिर वो बायोफ्यूल बन जाता है। जैसे जैसे कि मान लो अगर अपन जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल मान लो अगर 100 लीटर, फॉर एग्जाम्पल 100 लीटर अगर पेट्रोल है तो अपन क्या कर देते हैं, 80 लीटर पेट्रोल लिया प्लस 20 लीटर के अंदर C2H5OH डाल दिया, यानी कि एल्कोहल डाल दिया। ये एल्कोहल डालने के बाद में ये वापस 100% बन गया और ये गाड़ी चल जाएगी आपकी। इसको बोला जाता है एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं पेट्रोल की ब्लेंडिंग की जाती है। अब अगर इस एथेनॉल जो है ये कहाँ से बनाया जाता है, ये चीज़ जो है वो डिफाइन करती है आपके बायोफ्यूल को। अब ये 2-3 चीज़ों से बन सकती है, ये रतनजोत से बन सकती है, ये करंज से बन सकती है। ये दोनों दोनों पौधे हैं जो राजस्थान के अंदर बेसिकली बायोफ्यूल के लिए जो है वह बोए जाते हैं। तो पहली चीज़, बायोफ्यूल प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो राजस्थान के अंदर एक तो बायोफ्यूल जो प्राधिकरण है ये 2007 की बायोफ्यूल नीति के तहत स्थापित किया गया। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना था जिसने बायोफ्यूल नीति जारी की थी। 2007 के अंदर राजस्थान ने खुद की बायोफ्यूल नीति जारी की थी और यह करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। और राजस्थान के 12 जिलों के अंदर जो है वह रतन जोत एक पौधा आता है, उसकी जो है वो खेती की जा रही है, उसका सिलेक्शन कर रखा है 12 जिलों में। और 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो करंज, ये भी एक पौधा आता है, इसका जो है वो आपके सिलेक्शन कर रखा है। तो आपके वनडे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बायोफ्यूल के लिए रतन जोत जो है इसकी जो है वो एक प्रकार से रतन जोत के लिए कितने जिलों का चयन कर रखा है? 12 का। और करंज के लिए जो है वह 8 जिले का। ये मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं। अगला जो है वह आपके कार्यक्रम आता है, वह आता है राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड। राजस्थान के अंदर जो बंजर भूमि है उसके विकास के लिए
और चारागाहों के लिए जो भी आपके एक प्रकार से आवारा पशु वगैरह हैं, उनके चारागाह का जो है वो विकास हो जाए, इसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया है। अगर आपके सिलेबस के अंदर कहीं पर भी बंजर भूमि का अगर टॉपिक लिखा हुआ है तो आपके लिए ये जो आपके बोर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा पूछेगा बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड जो है, इसकी स्थापना कब की गई, इसका गठन कब किया गया? तो राजस्थान के अंदर 22 दिसंबर 2016 के दिन, याद रखना है 22 दिसंबर 2016 के दिन जो है वह आपके राजस्थान के 8 जिलों के लिए जो है वह किसका विकास किया गया? राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का जो है वो गठन किया गया। 22 दिसंबर 2016 राजस्थान के 8 जिलों का इसमें चयन किया जाता है। ठीक है, यह पूरा का पूरा क्या था आपका? यह था आपका ग्रामीण विकास। इसके बाद में अपन सेकंड जो इसका पोर्शन है वह आता है पंचायती राज, उसके ऊपर आएंगे। एक बार वापस देख लीजिए, सबसे पहले ग्रामीण विकास के ऊपर बात करेंगे, फिर पंचायती राज के ऊपर। तो ग्रामीण विकास यहाँ पर अपना हो जाता है। ग्रामीण विकास के अंदर अपन ने कुछ खास चीजें देखी, चाहे अपन ने उसके अंदर राजीविका देखी, इसमें अपन ने मनरेगा देखा, इसी के अलावा जो है मनरेगा की विशेषताएं, फिर मिशन अमृत सरोवर देखा, प्रधानमंत्री आवास योजना देखा था, इसके साथ में अपन ने एमएलए एलएडी देखा, फिर एमपी एलएडी देखा, उसके बाद में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसके बाद में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखा, फिर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखा। इसी प्रकार से अपन ने जो है इसमें मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखा, स्व विवेक जिला विकास, और आपके मुख्यमंत्री जो है वह जिला नवाचार निधि योजना, ये कोई इतनी खास नहीं है। इसके बाद में बायोफ्यूल प्राधिकरण की बात अपन ने की थी। उसके बाद में राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड की बात की। अब इसका सेकंड जो हिस्सा आता है वह आता है अपना पंचायती राज। सेकंड हिस्सा क्या आता है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज था। पंचायती राज की अपन बात करेंगे। अब देखिए, पंचायती राज जो है इसके बारे में सारी की सारी डिटेल में जो चीजें हैं वो तो आप संविधान में पढ़ते हैं, राजस्थान पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। पंचायती राज जो है ये राजस्थान से विशेष रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है नागौर, और नागौर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बगदरी। उस बगदरी नागौर के अंदर ही राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 के दिन भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पंचायती राज की नींव रखी गई थी पूरे के पूरे भारत के अंदर पहली बार। इसलिए थोड़ा सा नागौर का जो है या फिर राजस्थान जो है इसका एक प्रकार से कह सकते हैं अपन चर्चाओं में आ जाता है पंचायती राज को लेकर। तो पहली बात यहाँ पर यही है कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज की नींव 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर के अंदर रखी गई थी। ये पहली बात आ जाती है यहाँ से। दूसरी चीज, कब राजस्थान के अंदर जो है वो पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो आप सभी को पता है कि एक प्रकार से अगर अपन बात करें कि जो भारत है वहां पर पंचायती राज की जो स्थापना एक प्रकार से संवैधानिक रूप में जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, तब वह तारीख थी 24 अप्रैल। इसीलिए अपन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वह 24 अप्रैल के दिन मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 के दिन जो है वह संविधान संशोधन जो आपके 73वां है वो लागू हुआ था सेंटर के अंदर। जबकि स्टेट के अंदर जो है वह 73वां संविधान संशोधन कब लागू होता है? वह होता है 23 अप्रैल 1994 के दिन। तो राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज है इसकी शुरुआत कब होती है? 23 अप्रैल 1994 के दिन 73वां जो संविधान संशोधन है यह आपके क्या होता है यहाँ पर लागू होता है। लेकिन इसके पहले यानी कि इस 73वें संविधान संशोधन के पहले राजस्थान के अंदर 2 मुख्य रूप से पंचायती राज को लेकर अधिनियम और नियम चलते थे, जिसमें एक तो आता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो कि कब का है? 1953 का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब का था? 1953 का। जबकि राजस्थान में पंचायती राज जो नियम है ये कब बनाए गए थे? तो 1993 के जो है वो राजस्थान में पंचायती राज के नियम है, जबकि राजस्थान में पंचायती राज का अधिनियम जो है वह 1953 का आता है। ठीक है, पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय, आप सभी को पता है। सबसे निचले स्तर पर जो है वो ग्राम पंचायत आती है, जहां पर सरपंच को चुना जाता है, ग्राम स्तर होता है, बिल्कुल मजा आता है इसमें। इसी प्रकार से इसके जस्ट ऊपर आ जाते हैं तो पंचायत समिति आती है, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं ब्लॉक लेवल पर या तहसील लेवल के ऊपर होती है पंचायत समिति। और पंचायत समिति जो है यह आपके जैसे ग्राम पंचायत वार्ड से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें न्यूनतम 9 वार्ड होने चाहिए, उसी प्रकार से जो पंचायत समिति है ये ग्राम पंचायत से मिलकर बनती है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वह आपके प्रधान कहलाता है। और इसके पंचायत समिति के ऊपर जो है वह आता है आपके जिला परिषद, और जिला परिषद जो होता है यह एक प्रकार से इसका जो हेड होता है वह जिला प्रमुख कहलाता है, और जिला स्तर के ऊपर यह एक संस्था आती है, त्रिस्तरीय यह होती है। अब देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान, अनुदान का मतलब हो गया कि सरकार के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को पैसे किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो 2 प्रकार से पैसे मिलते हैं। एक तो भारत सरकार के द्वारा जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं वित्त आयोग बनाया जाता है, वही राजस्थान सरकार के द्वारा भी वित्त आयोग बनाया जाता है। तो पहले अपन बात करेंगे भारत के वित्त आयोग की।
तो क्योंकि वित्त आयोग का काम क्या है, वित्त आयोग केवल ये बताता है कि आपको पंचायती राज या फिर विभिन्न जो संस्थाएं हैं या फिर विभिन्न जो आपके क्षेत्र हैं उनके अंदर कितना कितना आपको इन्वेस्ट या फिर कह सकते हैं खर्च करना चाहिए। तो अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल पंचायती राज की। तो जो आपके एक प्रकार से केंद्र का जो वित्त आयोग है या राज्य का जो वित्त आयोग है उनके द्वारा क्या अनुशंसा या रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप कितना कितना खर्च कीजिए, वो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। जैसे कि पहले अपन अगर बात करेंगे तो वह करेंगे 15वां वित्त आयोग, जो कि किसका है, केंद्र सरकार का है। याद रखना है, केंद्र सरकार के द्वारा जो वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है वो कौन से नंबर का है, 15वें नंबर का वित्त आयोग चल रहा है। पहली बात, जिस 15वें वित्त आयोग की बात हो रही है ये कितने वर्ष के लिए बनाया गया है, 5 वर्ष के लिए। ये संविधान में भी आपके लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो है 5 साल के बाद में जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए जो है वह क्या बनाया जाता है, वित्त आयोग बनाया जाता है। तो 15वां वित्त आयोग जो है यह भारत के अंदर वर्तमान में कार्यरत है। इस वित्त आयोग की जो अनुशंसा है वो कब से कब तक चलेगी, तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक ये चलने वाली है। पहली बात, इस वित्त आयोग के द्वारा बताया गया है कि जो जिला परिषद, उसके नीचे कौन आता है, पंचायत समिति, उसके नीचे कौन आता है, ग्राम पंचायत, इनको खर्चे किस किस प्रकार से देने हैं। तो 15वें वित्त आयोग ने यह बताया है कि अगर आप पंचायती राज को टोटल अगर यहाँ से 100 रुपये अगर दे रहे हैं ऊपर से, तो उस 100 रुपये में से 5 रुपये तो जाने चाहिए जिला परिषद के पास, इसमें से 20 रुपये जाने चाहिए पंचायत समिति के पास, हो गया 25। पीछे बचा हुआ बड़ा हिस्सा जो 75% है ये जाना चाहिए ग्राम पंचायत के पास में। ये किसने कहा है, 15वें वित्त आयोग ने कहा है। इसी 15वें वित्त आयोग की यह जो अनुशंसा है इसी को ही आगे राज्य वित्त आयोग भी कहता है। तो अगला आता है आपका राज्य वित्त आयोग। भारत में जहां 15वां वित्त आयोग है वैसे ही राजस्थान के अंदर 6ठा वित्त आयोग है, जिसको अपन बोलते हैं षष्ठम राज्य वित्त आयोग, जो कि राजस्थान का 6ठा वित्त आयोग है। आप सभी को पता है कि 6ठा वित्त आयोग जो है वह प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता के अंदर बनाया गया है। के अध्यक्ष कौन है, तो प्रद्युमन सिंह जो है वह इसके अध्यक्ष है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखना है। 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह है। यह यहाँ से आपके पूछा जा सकता है। वही जैसे सेंटर वाला है वैसे वैसे स्टेट वाला भी कितने वर्ष के लिए बनता है, 5 वर्ष के लिए बनता है। और इसकी जो अनुशंसा है ये कब से कब तक चलेगी, तो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक जो है वह इसकी अनुशंसा चलने वाली है। राज्य वित्त आयोग ने हमें क्या बताया है, तो राज्य वित्त आयोग ने बताया है कि इसकी सिफारिश के अनुसार राज्य के स्वयं के जो शुद्ध कर राजस्व है, यानी कि राजस्थान सरकार को कर की वजह से जो राजस्व की प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति में से 6.75% जो हिस्सा है, कितना हिस्सा, 6.75% जो हिस्सा है वह पंचायती राज संस्था और नगरीय स्थानीय निकायों का वितरण होना चाहिए। कहने का मतलब आप सभी को पता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो क्या है, पंचायती राज, शहरी क्षेत्र के अंदर क्या है, नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, आप नगर परिषद पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि 6ठे वित्त आयोग ने यह बताया है कि राज्य का जो शुद्ध कर राजस्व है उसका 6.75% हिस्सा है, यह आपके पंचायती राज और नगरीय निकायों को देना चाहिए। ये इसके अंदर एक अनुशंसा की गई है, ठीक है। तो यह यहाँ से आपके क्या हो जाता है, पंचायती राज जो है, इसी पंचायती राज के अंदर यह अपन ने देखा है पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान। अब आता है पंचायती राज संस्थाओं के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम, देखिए सबसे पहले आती है आपके स्वामित्व योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है, जो भी अभी नवनियुक्त जो भी ग्राम विकास अधिकारी है उन सभी को भी पता होगा कि सरकार के द्वारा जो है वह स्वामित्व योजना लाई गई है। इस स्वामित्व योजना के तहत जो है वह बहुत सारे काम जो है वो होने वाले हैं ड्रोन के माध्यम से। और ड्रोन के माध्यम से जैसे कि जो आपके एरिया है उसका अवलोकन करवाया जाएगा और उस एरिया के अंदर जो है वो जो नक्शे हैं उन नक्शों को जो है वह ऑनलाइन लाया जाएगा पूरी तरह से, और ड्रोन के माध्यम से ये सारा काम होने वाला है। यह आपकी आती है स्वामित्व योजना। इस स्वामित्व योजना की जो शुरुआत है ये कब की जाती है, तो यह 2020 के अंदर जो आपके पंचायती राज दिवस आता है 24 अप्रैल, इसी 24 अप्रैल 2020 के दिन जो है वह स्वामित्व योजना की शुरुआत की जाती है। पहली बात। दूसरी चीज, इसका उद्देश्य क्या है, देखो वैसे आपको जो है वो छोटे एग्जाम के अंदर जो इसके जो उद्देश्य है वगैरह हैं वो नहीं पूछने वाले हैं। आपको केवल क्या पूछेंगे, इसकी डेट पूछेंगे। तो 24 अप्रैल 2020 आप याद रख लीजिए। उद्देश्य जो है वह मुख्य रूप से आरएस मेंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य का मतलब क्या है कि इस योजना का मेन जो है वो मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है उसके द्वारा राज्य के सभी गांव, यानी कि राजस्थान के जितने के जितने गांव है, उन गांवों की जो आबादी वाला जो क्षेत्र है उनको क्या किया जाएगा, डिजिटल मानचित्र जो है उसके ऊपर जो है उसको लाया जाएगा। किसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से जो है वो तैयार किया जाएगा।
आप सभी को पता है एक आबादी वाला क्षेत्र होता है गांव में, एक गैर आबादी वाला होता है। आबादी वाले क्षेत्र में ही जो है वो पट्टे जारी किए जाते हैं। इस वजह से सरकार ये चाहती है कि सभी को जो है वो पट्टा मिल जाए और बिल्कुल आसानी से पट्टा मिल जाए। इसलिए जो आबादी वाला क्षेत्र है उसको ड्रोन के माध्यम से डिजिटल मानचित्र के अंदर लेके आ जाएंगे इस स्वामित्व योजना के तहत। इसके लिए क्या किया जाएगा, तो इसके लिए हर ग्राम पंचायत को जो है वो एक एक ड्रोन दिया जाएगा और उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा जो भी वहां के ग्राम विकास अधिकारी है, क्योंकि वो पूरी की पूरी ग्राम पंचायत के मालिक कौन है, वही है। क्योंकि सरपंच तो आएगा जाएगा, लेकिन जो वहां का प्रशासनिक अधिकारी है वह कौन है, ग्राम विकास अधिकारी। तो उसको इसके लिए प्रशिक्षण योजना भी दी हुई है। अगर आप मेंस में कहीं डालना चाहें थोड़ा सा अगर फैक्चुअल चीजें, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का अभी तक केवल एक ही जिला है दौसा, जहां पर स्वामित्व योजना का पूरा काम हो चुका है, सभी को प्रशिक्षण मिल चुका है, सभी के जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं डिजिटल जो है वह मानचित्र बन चुका है, सारा का सारा काम हो चुका है। जबकि राजस्थान के 16 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर कार्य किस पर है, प्रगति पर है। तो वर्तमान में राजस्थान के 17 जिले जो हैं वो स्वामित्व योजना के तहत जुड़ चुके हैं, जिसमें से 16 में कार्य प्रगति पर है और एक दौसा के अंदर कार्य पूर्ण हो चुका है। आगे अपन देखते हैं ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको बोला जाता है रूडा। रूडा अगर बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, बेसिकली अपने को नाम से ही पता चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गैर कृषि के जो भी कार्य होते हैं, कहने का मतलब जिसमें कृषि से जुड़े हुए कार्य नहीं रहने चाहिए, लेकिन कार्य कहाँ पर होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर होने चाहिए, उनके विकास के लिए काम करने वाली एक एजेंसी है जिसका नाम आता है रूडा। क्योंकि यह इसी से ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है वह इसकी स्थापना नवंबर 1995 को होती है। जो आपको कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है कि रूडा की स्थापना कब होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रूडा की फुल फॉर्म क्या है, तब आपको याद रखनी है रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी या फिर ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसकी प्रमुख गतिविधियों के अंदर 3 प्रमुख कार्य होते हैं। ये तीनों के तीनों अगर आप कार्य देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, लेकिन ये गैर कृषि के हैं, यानी कि कृषि से ये जुड़े हुए कार्य नहीं है। जैसे कि चमड़ा जो है उद्योग, उससे जुड़ा हुआ कार्य, कृषि से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है। ऊन एवं वस्त्र का जो कार्य है ग्रामीण क्षेत्र में, या फिर लघु खनिज का जो कार्य है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, यह आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, रूडा के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण जो कार्य है यह इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं अब औद्योगिक विकास। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे उद्योग क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान। जैसे कि अपन 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक अपन ने कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र कर लिया, जिसको अपन मुख्य रूप से कहते हैं। द्वितीयक के अंदर आते हैं अपन उद्योग, तो अब द्वितीयक क्षेत्र ही अपने चलने वाला है, तो यहाँ पर पूरे की पूरी बात होगी उद्योग क्षेत्र के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान है बेसिकली। तो देखिए उद्योग क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में जब योगदान की बात आती है तो इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योग जो क्षेत्र है इसकी राशि कितनी है, टोटल राशि का मतलब क्या है कि कितने करोड़ रुपए का जो है वह औद्योगिक क्षेत्र अपने राजस्थान के अंदर है बेसिकली। जैसे कि देखिए आप सभी को पता है जीएसडीपी निकालो, चाहे नेट जीएसडीपी निकालो, चाहे पर कैपिटा इनकम निकालो, हर चीज जो है वह अपन कैसे निकालते हैं, प्रचलित कीमतें और आपके स्थिर कीमतें, यानी कि 2011-12 के हिसाब से भाव, 2022-23 के हिसाब से भाव का ही है, तो उन दोनों के हिसाब से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रचलित मूल्य के ऊपर। प्रचलित मूल्य का मतलब क्या हो गया, 2022-23 के अकॉर्डिंग जो भी भाव है उसके हिसाब से निकालने वाले हैं। और दूसरा अपन निकालेंगे स्थिर मूल्य, यानी कि 2011-12 के हिसाब से क्या क्या मूल्य है उस हिसाब से। तो देखिए सबसे पहली चीज आपके सामने दी हुई है कि 2021-22 के अंदर जब 2021-22 के प्रचलित मूल्य जो थे उसके अकॉर्डिंग जब अपन देखते हैं उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता है, तो वह 3,11,283 करोड़ रुपए का देता है, जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बढ़कर 2022-23 के अंदर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3,58,034 करोड़ रुपए हो जाता है, जो कि आपके कितनी वृद्धि को दर्शाता है, जो कि हमें दिखाता है कि 15.02% की क्या हुई है, उद्योग क्षेत्र में प्रचलित कीमतों के ऊपर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वहीं अगर अपन बात करें कि स्थिर मूल्य के ऊपर जो आपके उद्योग क्षेत्र है, यह आपका 1,91,470 करोड़ रुपए 2021-22 में था स्थिर मूल्य के अकॉर्डिंग, वह 2022-23 के अंदर बढ़कर
2,03,576 करोड़ रुपए जो है यह हो जाता है आपके, जो कि कितनी वृद्धि को दर्शाता है, 6.32% की वृद्धि को दर्शाता है। तो यहां से आपको 4 क्वेश्चन हमेशा की तरह मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, प्रचलित मूल्य के ऊपर उद्योग क्षेत्र कितना है, स्थिर मूल्य पर उद्योग क्षेत्र कितना है। प्रचलित मूल्य के ऊपर पिछले वर्ष से उद्योग क्षेत्र में कितनी वृद्धि है, और स्थिर मूल्य के ऊपर आपके उद्योग क्षेत्र में पिछले वर्ष से कितनी वृद्धि है। जैसे कि प्रचलित मूल्य के ऊपर आपका उद्योग क्षेत्र कितना योगदान देता है, 3,58,000। आप तो केवल मोटा मोटा याद रख लो, 3.58 जो है लाख, ये प्रचलित कीमतों के ऊपर 2022-23 में उद्योग है, जो कि आपके कितनी वृद्धि दिखाता है, आपको 15.02% की दिखाता है। उसी प्रकार से 2022-23 में स्थिर मूल्य के हिसाब से जो है यह आपका 2 लाख के आसपास, 2.03 आप कर लीजिए, 2.03 लाख जो है यह आपके करोड़ है, लाख करोड़ रुपए जो है यह आपके स्थिर मूल्य के ऊपर 2022-23 में उद्योग क्षेत्र आता है, जो कि 6.32% की वृद्धि को दर्शाता है। अब आगे अपन बात करते हैं। देखिए इसी को ही सारी चीजों को इसमें दिखाया गया है। जैसे कि देखिए 2022-23 की अगर अपन बात करते हैं, तो 2022-23 के अंदर एक जगह पर आपको क्या दिया हुआ है, GSVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है प्रचलित मूल्य के ऊपर, GSVA यानी कि आपके स्थिर मूल्य के ऊपर, वृद्धि दर प्रचलित पर और वृद्धि दर आपके स्थिर मूल्य के ऊपर, यह सारी की सारी चीजें आपको इसमें दी हुई है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि जो आपका उद्योग क्षेत्र है यह आपके प्रचलित मूल्य, ऊपर वाला क्या है, प्रचलित मूल्य के ऊपर कितना है, ये रहा, ये आपके प्रचलित मूल्य का है। ये प्रचलित मूल्य लगभग जो है वह कितना आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है, सॉरी 3,60,000 करोड़ आ रहा है। यानी कि यहां से कितना हो जाएगा, 3,58,034 करोड़ हो रहा है। इसी प्रकार से स्थिर वाला जो है, यह स्थिर मूल्य वाला जो है आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, लगभग जो है ये 20,000 के आसपास आ रहा है। तो ये 20,000, 3,000, 20 लाख, सॉरी 2 लाख और 3,500 जो है वह 76 के आसपास आ रहा है। तो वहां पर आपके कितना हो गया, यह आ जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके 3,60,000 के करीब ये आ जाता है, यहाँ पर आपके 2 लाख के करीब आ जाता है। वृद्धि की बात करें तो देखिए ये जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये प्रचलित के अंदर वृद्धि, इसके अंदर है प्रचलित के अंदर वृद्धि है। तो देखिए ये प्रचलित के अंदर वृद्धि आपको दिखा रहा है, जो कि लगभग जो है वह 15 के आसपास आ रहा है। और जो आपके ये है इसके अंदर ब्लू कलर में आ रहा है, यह आपके स्त्री के अंदर जो है वो वृद्धि दर को दिखा रहा है, जो कि लगभग 7 के करीब, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 15 है। तो 15.02 तो वह था, और यहाँ पर अगर 5 है तो ये लगभग 6.32 ये था। तो ये आपके सामने वही सारे के सारे आंकड़े जो है वह इस चार्ट के अंदर दिखाए गए हैं। अभी अपन बात करते हैं सकल राज्य मूल्य वर्धन जो है, या फिर सकल राज्य जो मूल्य है उसके अंदर सकल राज्य मूल्य वर्धन अपन पढ़ते हैं एस या फिर GSVA। इस GSVA के अंदर उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो कितनी है। उद्योग क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है ये अपन ने मुख्य रूप से इसी प्रकार से अपन ने कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी भी पढ़ी थी, वैसे कि वैसे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो अपने को पता है कि मोटा मोटा जो है वो तो क्या है, हिलता ही नहीं है, यानी कि जो 27 है वो 27 का 27 ही रहता है। थोड़ा सा चेंज होता है कि वह इतना सा होता है कि स्थिर मूल्य के ऊपर जो है वह उद्योग क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान 27.76% आता है। और वही अगर अपन बात करें तो प्रचलित मूल्य के ऊपर जो है यह थोड़ा सा कम हो जाता है, 27.31% हो जाता है। समझ रहे हो बात को, यानी कि दोनों के अंदर इतना कोई चेंजेस नहीं है। जैसा कि अपन ने कृषि के अंदर भी देखा था, कृषि लगभग जो है वह 29.50 से 29.95 हो जाता है। जब कृषि जो है वह आपके कितना था, कृषि जो है 28.50 था, और यहां पर जो है वो कृषि कितना हो जाता है, 28.95 हो जाता है। तो इधर जो है वह उद्योग 27.76 से 27.31 जैसे ही कम हुआ, तो जितना कम हुआ वो इधर 28.50 कृषि वाले में जुड़कर 28.95 हो गया, ठीक है ना। और बाकी आपका जो वो 43 पॉइंट जो है वो 74 आपका ये पहले से ही था, जो आपके सेवा क्षेत्र का था, ये आपको यहाँ पर अपन ने देख ही लिया था। अब बात आती है कि जो आपके उद्योग क्षेत्र है, इसके अंदर जो उप क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र के, इनका योगदान कितना कितना क्या क्या है, उस चीज के ऊपर अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो उप क्षेत्रों का योगदान जो है वह आपके इस चित्र में दर्शाया गया है। उप क्षेत्रों का योगदान देखिए, सबसे पहले आता है विनिर्माण, फिर आता है निर्माण, और तीसरे नंबर पर आता है विद्युत गैस जलापूर्ति। यानी कि आपको अगर पूछे कि उद्योग क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा मद जो है वह किसका है एक नंबर पर, तो वह आता है विनिर्माण क्षेत्र का, और लगभग कितना है, 41.26% है, जो कि किसका है, आपका विनिर्माण क्षेत्र का आता है, सबसे ज्यादा है इसका हिस्सेदारी।
दूसरे नंबर पर आता है आपका निर्माण क्षेत्र और यह कितना है, लगभग 32.76% है, यह आपके दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर आता है आपका विद्युत गैस जलापूर्ति जो कि 13.38% के आसपास आता है। मोटा मोटा आपको याद रखना है कि उद्योग क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा है विनिर्माण का और दूसरे नंबर पर आता है निर्माण का और तीसरे नंबर पर आता है विद्युत गैस और जलापूर्ति। इसको आपको दिखाया गया है इस पाई चार्ट के अंदर। आप सभी को पता है कि जो आपका उद्योग क्षेत्र है ये कितना है, 3.58 लाख करोड़ रुपए का है। कितना है टोटल, 3.58 लाख करोड़ रुपए का है। किसके ऊपर, प्रचलित मूल्य के ऊपर। स्थिर की बात नहीं करें, स्थिर पे तो 2.03 लाख करोड़ ही है, प्रचलित के ऊपर है 3.58 लाख करोड़। तो 3.58 लाख करोड़ जो प्रचलित पर है, इस टोटल प्रचलित मूल्य वाली जो राशि है इसका बंटवारा किस प्रकार से हो रखा है। तो देखिए सबसे बड़ा जो हिस्सा है, ये सबसे बड़ा हिस्सा है, ये हिस्सा किसके अंदर बटा हुआ है, पूरा का पूरा ये हिस्सा आ रखा है 41.26% और यह हिस्सा है आपके विनिर्माण का, यह आता है आपके पहले नंबर पर। इसी प्रकार से दूसरा जो सबसे बड़ा हिस्सा है यह आ जाता है आपका दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, ये वाला, और यह हिस्सा कितना है 32.76% आता है और यह 32.76% किसका आता है, निर्माण का आता है, जो कि दूसरे नंबर पर है। और यहीं से अगर अपन बात करें तो यह आपका क्या आ जाता है, तीसरा नंबर का हिस्सा आ जाता है जो कि 13.38% है, जो कि आपके विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य जो भी सेवाएं हैं। तो तीसरा इतना खास नहीं है, आपको सबसे बड़ा और दूसरा याद रख लीजिए। निर्माण क्षेत्र विनिर्माण पहले नंबर पर है 41.26 पर और दूसरे पर निर्माण आता है लगभग 32.76 के आसपास। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं आगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। जो MSME है आपके सेक्टर है पूरा का पूरा, उसके संबंध के अंदर जो भी चीजें आती है वह यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। MSME यहाँ पर चलेगा कुछ समय के लिए। तो देखिए उद्यम वर्गीकरण, यानी कि जो भी आपके एक प्रकार से एंटरप्राइजेज है उनको जब वर्गीकृत करते हैं तब 1 जुलाई 2020 के अंदर इसमें कुछ नए परिवर्तन लाए जाते हैं। पहले जो है वो सूक्ष्म मध्यम और लघु जो उद्योग है उनकी कुछ अलग डेफिनेशन हुआ करती थी, कुछ अलग क्राइटेरिया रखे गए थे। उन क्राइटेरिया को चेंज किया गया है, पुराने वाला आपको याद नहीं रखने हैं। उन क्राइटेरिया को चेंज करके 1 जुलाई 2020 के दिन क्या कर दिया गया है, आपके नए क्राइटेरिया जारी किए गए हैं। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका सूक्ष्म उद्योग। सूक्ष्म उद्यम की अगर अपन बात करें तो सूक्ष्म उद्यम का मतलब है कि ऐसा उद्यम जिसके अंदर संयंत्र, जिसके अंदर मशीनरी, जिसके अंदर उपकरण, यानी कि कोई भी आप मान लो कोई धंधा अगर स्थापित कर रहे हो, कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, तो उस फैक्ट्री के अंदर अगर आप कोई मशीन लगा रहे हो, कोई यंत्र लगा रहे हो, कोई संयंत्र लगा रहे हो, कोई उपकरण लगा रहे हो, तो उन सभी की जो राशि है, यानी कि जो सामान है अपना पूरा का पूरा, उस सारे के सारे सामान की जो राशि है उसके अंदर आपने कितने पैसे लगाए हैं, वो पैसे 1 करोड़ रुपए तक के होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये आ जाती है इसमें। और आपका जो कारोबार है वह कितना होना चाहिए, कारोबार यह 5 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। ये इसमें क्या आ जाती है, दूसरी स्थिति आ जाती है। बात को वापस समझिए। सूक्ष्म उद्यम, सूक्ष्म उद्यम का मतलब हो गया कि ऐसा उद्यम जिसके अंदर संयंत्र, मशीनरी और उपकरण जो है, उस संयंत्र, मशीनरी, उपकरण के अंदर जो निवेश है वह निवेश आपका 1 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए और प्लस जो आपका कारोबार है वह 5 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। उस उद्योग को अपन क्या कहेंगे, सूक्ष्म उद्यम कहने वाले हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आता है आपका लघु उद्यम। दूसरा क्या आता है, लघु उद्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम। देखिए लघु उद्यम हमें क्या कहता है, लघु उद्यम जो है ये कहता है कि ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र, मशीनरी और आपके उपकरण जो है इनमें निवेश तो कितना होना चाहिए, 10 करोड़ रुपए तक का। ध्यान देना है, निवेश कितना होना चाहिए, 10 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। जबकि कारोबार जो है ये कितना होना चाहिए, 50 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। ये इसमें क्या आती है, आपके दूसरी बात आती है। कहने का मतलब वहां पर जो निवेश 1 करोड़ रुपए का था और जो आपके कारोबार जो है वह 5 करोड़ रुपए का था, वह यहाँ पर इस बार बढ़ जाता है और बढ़कर जो आपका निवेश है, यह निवेश तो कितना हो जाता है, आपका निवेश तो हो जाता है 10 करोड़ रुपए का और जो कारोबार है यह कितना हो जाता है आपका, तो कारोबार हो जाता है 50 करोड़ रुपए का, यहाँ पर कारोबार हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला तीसरा आता है अपने पास में मध्यम उद्यम। मध्यम की अगर अपन बात करें तो मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र, जिसमें मशीनरी, जिसमें उपकरण, इनमें जो निवेश है, ध्यान देना निवेश की बात हो रही है। निवेश तो आपके कितना होना चाहिए, 50 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, पहली बात।
और दूसरी बात, कारोबार जो है ये 250 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। ये दूसरी बात, ये दो बात इसमें आ गई। यानी कि यहां से अगर अपन समझना चाहे, वापस देख लीजिए कि जब बात आती है किस चीज की, जब बात आती है आपके, देखिए एक तरफ आ जाता है आपका निवेश और एक तरफ आ जाता है आपका कारोबार। देखो निवेश और कारोबार में तो केवल इतना सा ही अंतर है कि निवेश का मतलब, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए में एक कार लेके आया, वो तो हो गया आपका निवेश। और कारोबार का मतलब हो गया उस कार की कीमत तो हो गई 5 लाख, और आप उससे जो है वो धंधा कर रहे हो लगभग 10 लाख का। तो अब 5 लाख और 10 लाख, फिर पूरा का पूरा सेटलमेंट कितना का हो गया आपका, 15 लाख का हो जाएगा। तो वो हो जाता है कारोबार एक प्रकार से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सूक्ष्म की, फिर अपन बात करते हैं लघु की, फिर अपन बात करते हैं मध्यम की। ठीक है ना, 3 प्रकार के आते हैं। देखिए सूक्ष्म के लिए कंडीशन क्या है कि सूक्ष्म के लिए जो निवेश है वह तो होना चाहिए 1 करोड़ रुपए तक का, और जो कारोबार है ये होना चाहिए 5 करोड़ रुपए तक का। ये पहली कंडीशन है। लघु जो है, इस लघु के अंदर ये कितने का हो जाता है आपका, 10 करोड़ रुपए का हो जाता है। निवेश जो है वो कितने का हो जाता है, 10। भाई यहाँ पर देखिए, वापस देख लीजिए एक बार, 1 करोड़ रुपए तक का क्या होना चाहिए, निवेश होना चाहिए, जबकि 5 करोड़ का क्या होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए। जबकि लघु के अंदर क्या है, 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का होना चाहिए इसमें। और फिर वापस यहाँ पर देख लीजिए, वापस ये 10 करोड़, एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, यहाँ पर भले 1 और 5 है, दूसरे के अंदर जो है वो 10 और 50, फिर इसके अंदर 50 आ जाएगा और फिर 250 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 करोड़ इसके अंदर निवेश है, 5 करोड़ इसमें कारोबार है। लघु के अंदर 10 करोड़ का निवेश है और 50 करोड़ का क्या आ जाता है, आपके कारोबार आ जाता है। फिर अगर आगे बात करें निवेश की मध्यम के अंदर, तो मध्यम के अंदर निवेश है 50 करोड़ का, और कारोबार कितना हो जाता है आपका, 250 करोड़ का। एक चीज और आपने देखी होगी कि जस्ट इसके इधर वाला, यानी कि निवेश से कारोबार की जो राशि है वह कितनी आ रही है, 5 गुना हो रही है। आप देख लीजिए, इसको 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास में कारोबार निकल कर आ जाएगा। देखिए अगर आपको केवल ये निवेश निवेश याद है ना, तो आप वो उधर वाला ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। केवल आप इसको याद कर लीजिए, 1, 10 और 50। एक, एक से सीधा 10, 10 से सीधा 50। तो 1, 10, 50, 1, 10, 50। तो सूक्ष्म, उसके बाद में लघु, उसके बाद में मध्यम। सूक्ष्म लघु मध्यम, 1, 10, 50, यानी कि निवेश। कहने का मतलब सूक्ष्म के अंदर निवेश कितना, 1 करोड़। उसके बाद में लघु के अंदर निवेश कितना, 10 करोड़। उसके बाद में मध्यम के अंदर निवेश कितना आपका हो जाएगा, 50 करोड़। अब इसका सीधा 5 गुना कर दो, यानी कि सूक्ष्म के अंदर जहां निवेश 1 करोड़ का था, वह सीधा 5 गुना यानी कि 5 करोड़ का कारोबार होना चाहिए। जहां लघु के अंदर निवेश 10 करोड़ का था, वही सीधा 5 से गुणा करके 50 करोड़ तक का कारोबार होना चाहिए। जहां मध्यम के अंदर निवेश 50 करोड़ का था, वही आपके कारोबार जो है वो है 250 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। इस प्रकार से जो है वह आपके कैटेगरी बांटी जाती है उद्योग की। ठीक है, ये आपके एमएसएमई उद्योग आ जाते हैं 3। अभी अपन बात करेंगे निर्यात के ऊपर। अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वह रहने वाला है निर्यात। एक्सपोर्ट की बात करेंगे। देखिए वीडियो के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ था, राजस्थान से निर्यातित प्रमुख वस्तुएं वगैरह ऐसे कुछ, तो वो हो, या फिर और भी किसी एग्जाम के अंदर यदि आपके एक्सपोर्ट यानी निर्यात से जुड़ा हुआ अगर कोई पॉइंट है, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए राजस्थान जो है यह सर्वोच्च निर्यात किस किस चीज का करता है, 2020-21 सॉरी 2021-22 के अनुसार आपके सामने कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि राजस्थान जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जो है वह आपके सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वह करता है इंजीनियरिंग वस्तुओं का। और राजस्थान के टोटल निर्यात का ये कितना है, 16.62% है, पहली बात। दूसरा निर्यात राजस्थान करता है कपड़े का, और यह करता है 12.85%, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पर आता है आपके धातुएं, और यह आता है आपके 11.44%, जो कि सबसे ज्यादा करता है। आप मोस्ट इंपोर्टेंट जो 3 है ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो 5 है ना, ये पांचों की पांचों मिलकर राजस्थान के कुल निर्यात का लगभग 60% के आसपास निर्यात करते हैं। ये 5 चीजें मिलकर 60% निर्यात करती है। इस वजह से ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान के अंदर तो सर्वोच्च 5 निर्यातित जो आपके वस्तुएं हैं उनमें कौन सी शामिल नहीं है। इसलिए 5वीं भी ध्यान रख लीजिए कि हस्तशिल्प जो है, यह आपके हस्तशिल्प वस्तुएं, यह लगभग 10.88% निर्यात होती है कुल निर्यात का। और 5वें नंबर पर आता है आपके रासायनिक संबंधित जो भी चीजें हैं, वह 9.72% आपके क्या होती है, निर्यात होती है। थोड़ा सा इसको याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। इंजीनियर जो है वो क्या करता है,
कपड़े पहनता है सबसे पहले। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो इंजीनियर है, इंजीनियर सबसे पहले सुबह उठता है, उठने के बाद सबसे पहले क्या करता है, कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के बाद में क्या करता है, धातुओं से बने हुए आभूषण पहनता है। आभूषण पहनने के बाद में क्या करता है, अपने काम पर जाता है। काम वो क्या करता है, हस्तशिल्प का काम करता है। हस्तशिल्प के अंदर वो काम करता है, मान लो कि मटकी बनाता है। मटकी बनाने के बाद में मटकी के ऊपर जो भी रसायन है, जो भी आपके केमिकल है, उनका क्या करता है, लेप करता है। तो ऐसे आप सीक्वेंस से याद रख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा और अब आपका कोई बेस्ट तरीका तो वैसे याद कर लीजिए कि भाई इंजीनियर है, इंजीनियर जो है वो कपड़े पहना है, कपड़े के बाद में धातुओं के जो आभूषण है वो पहनता है। आभूषण पहनने के बाद में अपने हस्तशिल्प के काम पर जाता है और फिर रसायन से बनी हुई जो लेप है वो उसके ऊपर कर देता है। यानी कि सबसे ज्यादा निर्यात होते हैं इंजीनियरिंग वस्तुएं, उसके बाद में होता है कपड़े, उसके बाद में होते हैं आपके धातुएं, उसके बाद में हस्तशिल्प की वस्तुएं, उसके बाद में जो है वो रसायन और उससे संबंधित चीजें। ये 5 निर्यातित वस्तुएं जो है वो राजस्थान के कुल निर्यात का 60% के आसपास हिस्सा रखती है 2021-22 के अनुसार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए चीजें ध्यान रखना है, जनरली भी पूछ लेते हैं। निर्यात से ही जुड़ा हुआ एक मिशन आता है, मिशन निर्यातक बनो। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर अभी पूछा गया था कुछ दिन पहले ही, कि राजस्थान के अंदर जो है वह मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत कब होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 29 जुलाई 2021 के दिन जो है आपके शुरू होता है मिशन निर्यातक बनो। कब, 29 जुलाई, जिस दिन अंतरराष्ट्रीय जो है वह टाइगर डे आता है, इंटरनेशनल टाइगर डे आता है 29 जुलाई के दिन। तो 29 जुलाई 2021 के दिन जो है वह आपके क्या होता है, मिशन निर्यातक बनो शुरुआत होता है। ऐसा ही एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य केवल यही है कि प्रत्येक जो जिला है उस जिले के अंदर एक औद्योगिक जो इकाई है उसको स्थापित करना है। तो जिले में औद्योगिक इकाइयों के आधार पर जो है वो नए निर्यातक बनाने। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपके जिले के अंदर अभी 5 बढ़िया उद्योगपति है जो बढ़िया से आपके क्या करते हैं, वहां पे चीजें बनाकर बेचते हैं। सरकार मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 के तहत ये चाहती है कि आपके उस जिले में कुछ नए और क्या है, उद्योगपति आए जो कि हमारे निर्यात को बढ़ा सके। तो नए नए हर जिले में से क्या ढूंढने हैं, उद्योगपति ढूंढने हैं या फिर निर्यातक ढूंढने हैं। वो कैसे ढूंढेंगे, तो हम किसी जिले विशेष के लिए कोई चीज फिक्स कर देते हैं, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आने वाले एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन बनना मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आपके सामने एक छोटी सी जो है वो टेबल यहाँ पर दिखाई गई है, इस टेबल में से बनेगा, क्योंकि यह आपको बुक में अच्छे से मिल जाएगी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक जिला एक उत्पाद, ये वही है जो मिशन निर्यातक बनो के तहत ही है। इस एक जिला एक उत्पाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक जिले से जो निर्यात क्षमता वाले जो भी उत्पाद है, उन उत्पाद और सेवाओं की पहचान करना है पहले तो, कि भाई जैसे कि अजमेर है, कि नागौर है, जयपुर है, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है। तो सबसे पहले तो उस वस्तु के चयन कर लो जो भी उत्पाद हो रहा है वहां पर। नहीं तो फिर वहां की सेवाओं का चयन कर लो कि वहां पे पर्यटन की जैसी कोई खास चीज है, तो उन उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना है सबसे पहले तो, और फिर उन्हें क्या करना है, बढ़ावा देना है। बढ़ावा देना है और साथ साथ आपको प्रत्येक जिले को जो है वह एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना है। यानी कि हाँ, इस चीज का निर्यात यहाँ से होगा, जैसे नागौर से मकराना मार्बल होगा, बीकानेर से भुजिया होगी, जयपुर से जो है वह कौन सी चीज होगी, वह चीजें जो है वह इसके अंदर उद्देश्य के अंदर रखा जाता है। आपको ध्यान रखना है 33 के 33 जिलों का भी बताया गया है, वो मैं बता ही दूंगा। इसमें एक खास चीज ये आती है, तो आपको एग्जाम पूछी जा सकती है कि उत्पाद कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा उत्पाद निर्यात के लिए या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चुना जाएगा, वह तय कौन करेगा। तो उसको तय करने के लिए संबंधित जो जिला है उस जिले के जो जिला कलेक्टर है, उस संबंधित जिले के जिला कलेक्टर जो है, उन जिला कलेक्टरों की एक अध्यक्षता होगी, और उस अध्यक्षता के अंदर जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति उसका गठन किया जाएगा और फिर जो है वह तय किया जाएगा। यानी कि मान लो कि जैसे नागौर की अगर कोई चीज तय करनी है, तो नागौर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति को बोलेंगे जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति, और उस समिति के सिफारिश के ऊपर फिर जो है वह क्या होगा, उस जिले से निर्यात जो वस्तु हो सकती है उसका चयन किया जाएगा। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये आपके सामने सारे के सारे राजस्थान के 33 जिले लिखे हुए हैं। अधिकतर तो है आपको पता, क्योंकि अधिकतर जहां वहां की जो फेमस चीजें हैं वही इसमें बताई गई है। तो देख लीजिए कौन कौन सी जो चीजें हैं वह इसमें आती है। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं, अगर वैसे नहीं दिख रहा है तो। बाकी अगर आप थोड़ी सी क्वालिटी अगर अच्छी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले आता है आपका अजमेर जिला। ये बिल्कुल सीक्वेंस ही है। अजमेर जिले की जो आपका उत्पाद है, वह उत्पाद को कौन सा हो जाता है, ग्रेनाइट। अजमेर के लिए क्या है, ग्रेनाइट है। दूसरे नंबर पर आता है अलवर।
अलवर जो है, देखिए अजमेर के लिए ग्रेनाइट क्यों, अजमेर के अंदर किशनगढ़ है, किशनगढ़ मार्बल मंडी बहुत फेमस है, तो इस वजह से ग्रेनाइट जो है यह किसके लिए रखा गया है, अजमेर के लिए। इसी प्रकार से अलवर के अंदर बहुत सारी मोटर गाड़ियों का जो है वह आपके कारखाने हैं, जेसीबी का है, जैसे कि अशोक लेलैंड का है, जैसे कि आपके किसी भी आपके टपुकड़ा वाला पूरा का पूरा एरिया स्कूटर इनके लिए जाना जाता है, आपके ट्रैक्टर वगैरह के लिए। तो ऑटोमोबाइल्स जो पार्ट्स है ये सारे के सारे अलवर के लिए जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुन लिए गए हैं। बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा के लिए खास चीज क्या है, तो बांसवाड़ा जो है यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर सिंथेटिक जो आपके फार्म है, सिंथेटिक जो है मुख्य रूप से वह यहाँ की जो है वो खास चीज आ जाती है, तो ये इसमें हो जाता है आपका, ठीक है ना, तो हटा ही देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए बारह जिला जो है, बारह के अंदर सोयाबीन जो है वो काफी होता है, तो सोयाबीन जो है वो बारह के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है। बाड़मेर के लिए जो है वो आपके इसबगोल जो है इनको चुना गया है। भाई अजमेर के लिए ग्रेनाइट है, अलवर के लिए जो है वो आपके ऑटोमोबाइल्स वाली चीजें हैं, बांसवाड़ा के लिए जो है वो सिंथेटिक यार्न है, इसी प्रकार से बारह के लिए जो है वो सोयाबीन है, इसी प्रकार से बाड़मेर के लिए इसबगोल है। भरतपुर के लिए क्या है, तो भरतपुर के लिए एक तो शहद है, इसके अलावा खाद्य तेल, खाद्य तेल का मतलब कि वहां पर सरसों काफी होती है, तो सरसों का जो तेल है, खाद्य तेल जो है उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा के अंदर क्या है, तो भीलवाड़ा आप सभी को पता है कि वस्त्र नगरी के रूप में जानी जाती है, तो यहाँ पर जो है वह रेडीमेड जो गारमेंट है भीलवाड़ा के वो जाने जाते हैं, और मुख्य रूप से डेनिम यहाँ पर लिखा गया है, डेनिम एक जींस टाइप में आती है, तो डेनिम के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से बीकानेर के अंदर आप सभी को पता है, खारा बीकानेर के अंदर जो है वो सिरेमिक एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है रिको के द्वारा, तो सिरेमिक जो भी टाइल्स वगैरह है उनके लिए आपके बीकानेर हो जाता है। उसके बाद में बूंदी जो है, इसके लिए आपके चावल जो है ये बूंदी के लिए आपके जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है। इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वह वापस चित्तौड़गढ़ में भी ग्रेनाइट और मार्बल जो है इसी को ही चुना गया है, चित्तौड़गढ़ में क्या है, ग्रेनाइट और मार्बल। उसके बाद में चूरू के अंदर क्या है, तो चूरू के अंदर जो है वह आपके फूड प्रोडक्ट्स जो है भी आपके हैं वह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा दौसा जो है, दौसा के अंदर कारपेट एंड स्टोन आर्टिकल जो है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे धौलपुर है, धौलपुर के अंदर मिल्क पाउडर जो है ये माना जाता है। डूंगरपुर जो है यहाँ पर ग्रेनाइट और मार्बल इसी को मान लिया है। श्री गंगानगर है उसमें गम पाउडर है, ठीक है ना। हनुमानगढ़ के अंदर गवार गम मान लिया है। जैसे जयपुर के अंदर पोट्री है, ब्लू पोट्री, और ज्वेलरी एंड जेम्स जो है वह पूरा का पूरा आपके जयपुर के लिए है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसलमेर के लिए जैसे येलो मार्बल स्लेब एंड टाइल्स इसको माना गया है। जालोर जो है इसके लिए मसाले एवं जो आपके मोजड़ी जूती होती है उस जूती के लिए माना गया है। झालावाड़ के अंदर संतरा और जो आपके सैंडस्टोन है इसको माना गया है। झुंझुनू जो है, झुंझुनू के लिए स्टोन प्रोडक्ट एवं वुड प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आपके लकड़ी के प्रोडक्ट है या फिर स्टोन के जो प्रोडक्ट है वह जो है वो आपके झुंझुनू के लिए माने गए हैं। यह आप इसमें ध्यान रख लीजिए। उसके बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर की अगर अपन बात करें तो फर्नीचर हो जाता है जोधपुर के लिए, जो भी हस्त शिल्प के जुड़ा हुआ टॉपिक है। या फिर आपके करौली के अंदर है सैंडस्टोन है। जैसे कि कोटा जो है यहाँ पर है आपके एम्ब्रॉयडरी, या फिर कोटा जो डोरिया वगैरह है वो हो जाता है। नागौर जो है, नागौर के लिए मकराना का जो मार्बल है ग्रेनाइट है ये माना गया है। पाली जो है इसके लिए मेहंदी को माना गया है। राजसमंद जो है इसके लिए टेराकोटा रखा गया है। सवाई माधोपुर के लिए टूरिज्म को रखा गया है। इसके अलावा आपके सिक्कर जो है, सिक्कर के लिए फर्नीचर जो है वह रखा गया है। सिरोही जो है, सिरोही के लिए आपके सिरोही जो है इसके लिए आपके कोई साइलियम जो है वह हस्क है ये आ जाता है। टोंक जो है, टोंक के लिए सैंडस्टोन को रखा गया है। उदयपुर जो है, उदयपुर के लिए ग्रेनाइट को रखा गया है। इसके अलावा जो 33वां आपके प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के लिए जो है वो लहसुन को रखा गया है, और साथ साथ में थेवा कला को भी रखा गया है। तो इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है ना, वो आप देख लेना एक बार मोटा मोटा। भाई लहसुन जो है वो जैसे कि प्रतापगढ़ के लिए लहसुन को रखा गया है। गंवारगम जो है ये किसके लिए है, तो जैसे कि आपके हनुमानगढ़ के लिए जैसे गंवारगम है। कुछ खास खास जैसे कि सोयाबीन किसके लिए है, तो बारां के लिए है। इसबगोल किसके लिए, बाड़मेर के लिए है। शहद किसके लिए है, भरतपुर के लिए है, ठीक है ना। ग्रेनाइट मैक्सिमम इसलिए पूछेगा नहीं। चावल किसके लिए है, बूंदी के लिए है, ठीक है ना। ये कुछ खास खास चीजें हैं जो आप लोग इसमें से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है आपके राजस्थान के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आ जाता है। अब आते हैं अपन उद्योग के अंदर ही आगे चलते हैं, और उद्योग का जो प्रमुख एक विभाग है जिसको उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कहा जाता है। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग वर्तमान में उद्यमियों को इनपुट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जो है वह उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के द्वारा कुछ केंद्रों की स्थापना कर रखी है। प्रत्येक जिला स्तर पर है, जिनको बोला जाता है जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, जो कि राजस्थान में कुल कितने हैं, 36 है। आरएस 2016 के अंदर पूछा गया था। और उपकेंद्र कितने हैं, 8 है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रख लेना है कि आपके कितने कितने आ जाते हैं।
अब देखिए, इसी उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के तहत ही जो है वो कुछ खास खास चीजें आती है जिनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं, जो आपके इसी औद्योगिक विकास के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर आपको बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं सीएसआर। सबसे पहले क्या आता है आपके, सीएसआर आता है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व या फिर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं अपन। ये जो आपकी सीएसआर है, इसको लागू किस एक्ट के तहत किया जाता है? तो जो कंपनी एक्ट है 2013, इस कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 के तहत जो है वो सीएसआर को लागू किया जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, सीएसआर के तहत ही सीएसआर प्राधिकरण बनाया जाता है, जो कि 5 नवंबर 2019 के दिन जो है वो सीएसआर प्राधिकरण बनता है। ये इसमें आप याद रख सकते हैं। सीएसआर के लिए देखो कुछ शर्तें हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो सीएसआर है ना, ये आपके आरएस मेंस 2021 में पूछा हुआ है एज इट इज। आरएस मेंस 2021 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा है, उसमें केवल सीएसआर लिखा गया था, उसकी कुछ शर्तें पूछी गई थी, तो आपको यही लिखना था, सीएसआर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत स्थापित किया गया है। दूसरी चीज, इसकी शर्तें हैं, ये हैं कि सीएसआर उस कंपनी को देना होगा जिस कंपनी की कुल संपत्ति जो है, टोटल पैसे जो है, उस संपत्ति जो है वह 500 करोड़ या फिर इससे ज्यादा की होनी चाहिए। वहीं उसका जो टर्नओवर है, वह टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या फिर इससे ज्यादा का होना चाहिए, और उसका जो शुद्ध लाभ है, यानी कि सारा का सारा खर्चा वगैरह निकाल के, वह 5 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक होना चाहिए। अगर यह कोई कंपनी अगर तीनों की तीनों शर्तें अगर पूर्ण कर रही है, कहने का मतलब 500 करोड़ की तो संपत्ति, जो भी माल मसाला उपकरण वगैरह मशीनें हैं, वह 500 करोड़ की होनी चाहिए, और उनसे वो है एक साल के अंदर टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ का घुमा देता हो, और साथ साथ में ही वह शुद्ध लाभ जो है वो 5 करोड़ रुपए का एक साल में कमाता हो, उस व्यक्ति को या फिर उस कंपनी को जो है वह सीएसआर के तहत कुछ ना कुछ अपने दायित्व निभाने होते हैं। और वह दायित्व क्या है? वह दायित्व यह है कि उस कंपनी को जो ये लाभ मिल रहा है ना 5 करोड़ रुपए, यह लगातार 3 साल तक अगर उसको 5-5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का लाभ हो रहा है, तो उन 3 साल के जो भी आपके उसका लाभ है उसका औसत निकालना है, और उसके उस एवरेज का 2% जो हिस्सा है वह सामाजिक कार्यों के अंदर खर्च करना होगा। यह खर्च जो है वह कौन कौन से कार्यों में किया जा सकता है, यह आपको कंपनी एक्ट जो 2013 है उसकी अनुसूची आपके 7 के अंदर इस चीज का उल्लेख भी कर रखा है। तो वापस देख लीजिए, ऐसी कंपनी जो इन तीनों शर्तों को, कि 500 करोड़ का क्या होना चाहिए आपके पास में कुल संपत्ति, 1000 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ का शुद्ध लाभ, ठीक है ना, तीनों शर्तों का पालन करती है, वह विगत 3 वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत जो है उसका 2% जो है, वह 2% हिस्सा कंपनी एक्ट की अनुसूची आपके 7वीं में वर्णित जो भी गतिविधियां हैं उसके अंदर व्यय करना होगा, यह इसमें कहा गया है। ठीक है, अब औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां अपन देख लेते हैं कौन कौन सी आती है। सबसे पहले आती है आपके रिको। रिको अगर बोला जाए तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, यानी कि निगम लिमिटेड, यानी कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है आपका रिको। रिको के बारे में आप सभी को पता है कि औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी संस्था है रिको, जिसकी स्थापना कब होती है? जनवरी 1980 के अंदर जो है वह रिको की स्थापना होती है। पहली बात, रिको के द्वारा कई सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि रिको के द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाते हैं, रिको के द्वारा जो है वह एग्रो फूड पार्क स्थापित किए जाते हैं। रिको के द्वारा आप सभी को पता होना चाहिए, ये पावर्स नहीं है, ये पार्क्स है। रिको के द्वारा जो है वो कितने पार्क्स वर्तमान में कार्यरत है? 4 पार्क जो है वो एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर है? जोधपुर में है, अलवर, कोटा और गंगानगर। ऊपर में है गंगानगर में, इधर है अलवर में, इधर आ जाता है जोधपुर के अंदर, और दक्षिण पूर्व में आ जाता है कोटा के अंदर। 4 एग्रो फूड पार्क जो है वह वर्तमान में यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। 8 जो है वो राजस्थान के अंदर इस वाले वित्त वर्ष में 2021-22 में नए जो है वो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा रिको के द्वारा कई सारे जो है वो आयोजन भी निरंतर रूप से करवाए जाते हैं, जैसे कि रिको के द्वारा जो है वो 10 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक, 10 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक 11वां इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन करवाया गया था। किसका? 11वें क्रम का इंडिया स्टोन मार्ट 2022। और इसके आयोजन में जो है वह जयपुर, सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। यह यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगली संस्था आती है औद्योगिक क्षेत्र में, वह आती है राजसिको। ये राज रिको नहीं है, यह है राजसिको। राजसिको जो संस्था है आप सभी को पता होगी, RAJSICO।
यानी कि राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान के अंदर जो लघु उद्योग है उनके लिए एक कंपनी बनाई हुई है जिसको बोला जाता है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ये राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसके लिए एक कॉरपोरेशन आता है। इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना 29 जून 1961 को होती है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने रूडा देखा था, फिर आरएफसी देखा, तो रूडा की स्थापना 1995, उसके बाद में रिको की स्थापना 1980, फिर आपके आ जाता है राजसिको की स्थापना 1961। इनकी स्थापना डेट जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगली संस्था आती है आपके राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कमीशन। आरएफसी की अगर अपन बात करें तो आरएफसी की स्थापना होती है 1955 के अंदर, और आरएफसी जो है ये अपने को 20 करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आरएफसी के द्वारा राजस्थान वित्त निगम के द्वारा मैक्सिमम कितना ऋण दिया जा सकता है, 20 करोड़ रुपए का। ठीक है ना। इन योजनाओं को या फिर इन कंपनियों को जो है वो डिटेल में पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपन डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि फिर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पर अपने को केवल सर्वे के ऊपर जाना है, केवल समीक्षा के ऊपर जाना है, ना कि डिटेल के ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ संस्थाएं थी वो आ जाती है। अभी आता है आपके डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि राजस्थान के अंदर से भी गुजरता है। आप सभी को पता है कि दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर बेसिकली यूपी जो है वहां के दादरी के अंदर, दादरी यूपी जो है, यहां से एक टर्मिनल बनाया जा रहा है ऐसे मान लीजिए, जो कि आपके JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, यहां तक एक रेल लाइन बिछाई जाएगी पूरी की पूरी। इसको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बोला जाता है, या फिर इसको जो है वह क्या बोला जाता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्योंकि यह दिल्ली को किससे जोड़ रहा है, मुंबई से जोड़ रहा है। और किस लिए जोड़ रहा है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में है, यानी कि एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, औद्योगिक गलियारे के रूप में यह स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना। यह बीच में से जो है वह राजस्थान के अंदर से जाता है कुछ हिस्सा, इसलिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला आता है विस्तार। तो डीएमआईसी का जो विस्तार है वह आपके दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि आपके मुंबई में है, यहां तक इसका विस्तार आता है। दूसरी चीज आती है कि इसकी कुल लंबाई जो है कितनी है, कुल लंबाई इसकी आ जाती है 1504 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी आती है, 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाती है। और राजस्थान में इसका हिस्सा कितना है, तो राजस्थान के अंदर जो है वह इसका हिस्सा आता है 38%। ये कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, राजस्थान के अंदर इसका हिस्सा कितना है। तो आपके 38% जो है वह इसका हिस्सा आता है। और 7 जिलों के अंदर जो है वह ये जाएगा डायरेक्टली, जबकि इससे प्रभावित जिले कितने होंगे, तो 22 जिले जो है वह इससे प्रभावित होंगे। दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि डीएमआईसी जो है, इस डीएमआईसी से प्रभावित जिले कितने होंगे, तो प्रभावित जिले तो है आपके 22, जबकि इस डीएमआईसी जो है ये जाएगा डायरेक्टली कितने जिलों में से, तो यह जाएगा आपके 7 जिलों के अंदर से जो है ये डायरेक्टली जाने वाला है। यह आपको यहाँ पर क्या करना है, विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला अपना चैप्टर का हिस्सा आता है कि इसका जो विकास है वह किस प्रकार से होने वाला है। इसका जो विकास होएगा, विकास के क्रम में अगर बात करें तो ये कुछ चरणों में विकास होगा। इसका पहला चरण ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है कि इस डीएमआईसी का जो पहला चरण है यह खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा। देखिए खुसखेड़ा का तो के उठा लिया, भिवाड़ी का बी उठा लिया और नीमराणा का एन उठा लिया। और IR का मतलब है इन्वेस्टमेंट रीजन, यानी कि IR इन्वेस्टमेंट रीजन, निवेश क्षेत्र। तो KBNIR यह जो है वह इसका मतलब क्या हो गया, कुसकेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, एक प्रकार का निवेश क्षेत्र होगा। तो एक तो इसका विकास किया जाएगा पहले चरण में। दूसरा, जोधपुर पाली मारवाड़ जो है औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, तो एक जगह पर तो होगा आपके निवेश क्षेत्र का, इन्वेस्टमेंट रीजन का, जबकि एक जगह पर होगा आपके इंडस्ट्रियल एरिया का। ठीक है ना, दोनों का जो है वो यहाँ पर विकास किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस डीएमआईसी के विकास के लिए राजस्थान के अंदर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब की जाती है, वह की जाती है 15 मार्च 2022 के दिन। कब करते हैं, 15 मार्च
2022 के दिन जो है वह स्थापना की जाती है आपके राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस जो है इसकी स्थापना, जो कि मुख्य रूप से इस डीएमआईसी के विकास के अंदर जो है वह सेंटर की जो भी संस्थाएं रहेगी उनका क्या करने वाली है, आपके सहयोग करने वाली है। यह यहां से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है मुख्य रूप से। अभी अपन चलते हैं आगे। देखिए आगे अपन चलते हैं। अगला आपके जो हिस्सा आता है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ही जुड़ा हुआ है, औद्योगिक विकास में ही जुड़ा हुआ है, वह आता है खनन क्षेत्र। खनन क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो देखिए राजस्थान में खनन क्षेत्र, सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान में खनिज संसाधन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ये आपके क्वेश्चन जो है ना ये डायरेक्ट आते हैं इसके अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलते हैं कि भाई ज्योग्राफी में इकोनॉमिक सर्वे का क्या काम, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। आपको मान लो पूछ लिया कि राजस्थान में कुल खनिजों का भंडारण कितना है, तो पिछली आर्थिक समीक्षा में 82 हुआ करते थे। इस वाली के अंदर कह दिया है कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज जो है इनका भंडार है। पिछली वाली आर्थिक समीक्षा में कहते थे कि हम 57 खनिज निकालते हैं 82 में से, इस बार कह दिया कि हम 81 में से 58 खनिज निकालते हैं। तो ये दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होगी। एकमात्र उत्पादक राजस्थान जो है वह कौन कौन से खनिजों के मामले में एकमात्र उत्पादक है, तो वह जिले से एकमात्र, वो जिले से एकमात्र। वो का मतलब वोल्स्टेनाइट, जी का मतलब जिंक, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, ले का मतलब लेड, लेड को सीसा भी बोलते हैं, और जी ले से का मतलब हो जाएगा सेलेनाइट। ये चार ऐसे खनिज है जो कि एकमात्र उत्पादक है, यानी कि राजस्थान के अलावा ये भारत में और कहीं पर भी नहीं होते हैं। और लगभग 100% उत्पादन जो है वह राजस्थान के अंदर जिप्सम हुआ, चांदी हुआ और कैल्साइट हुआ, इन चार खनिजों का लगभग क्या होता है, पूरा उत्पादन होता है। ठीक है। अब आते हैं अपन राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, जिसको कहा जाता है RSMML। RSMML जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट संस्था है खनन क्षेत्र के अंदर, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को की गई। कब की गई थी? 30 अक्टूबर 1974 को आपके RSMML की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहां पर है? आपके उदयपुर के अंदर आता है, पहली बात। दूसरी चीज, RSMML जो है इसके द्वारा कुछ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर की जो है वो स्थापना की जाएगी। वो इस प्रकार से है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि RSMML के द्वारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर किसके लिए, जैसे कि आपको पूछ लिया कि रॉक फास्फेट के लिए कहाँ स्थापित होने वाला है, तो वह होगा आपके झामर कोटला उदयपुर में। जैसे आपको बोल दिया कि जिप्सम जो है इसका कहाँ पर होने वाला है, तो इसका हो जाएगा आपके बीकानेर के अंदर। इसी प्रकार से अगर आपको बोल दे कि चूना पत्थर जो है इसका कहाँ पर होने वाला है, तो इसका हो जाएगा आपका जोधपुर में। इसी प्रकार से आपको बोल देंगे कि लिग्नाइट का जो है वो कहाँ पर होगा, तो जयपुर में होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान, चारों आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजिक जो बिजनेस यूनिट है, इतना से याद रख लीजिए, RSMML के द्वारा जो आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट जो सेंटर स्थापित होंगे वह चार होंगे, जिसमें से एक रॉक फास्फेट के लिए झामरकोटला, जिप्सम के लिए बीकानेर, चूना पत्थर के लिए जोधपुर, लिग्नाइट के लिए जयपुर। अगला आता है आपके प्राकृतिक तेल एवं गैस की अगर अपन बात करें, तो आप सभी को पता है कि तेल एवं गैस जो है ये भी एक प्रकार से खनिज का ही हिस्सा आता है। विश्व के अंदर जब तेल उपभोक्ता की बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम कहां पर होता है, तो उसमें पहले नंबर पर आता है आपका कौन? USA। दूसरे नंबर पर आता है चीन, तीसरे नंबर पर कौन आता है? भारत। यानी कि विश्व का सबसे ज्यादा तेल उपभोग के मामले में भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, जो कि विश्व के कुल तेल का लगभग 5% जो है वह क्या करता है? उपभोग करता है। विश्व के टोटल तेल का ही 5% अकेला भारत उपभोग करता है। ठीक है। अब भारत के अंदर जब उत्पादन की बात करें, तो भारत के अंदर राजस्थान की जब बात होती है, तो बॉम्बे हाई, जो कि एक प्रकार से बॉम्बे हाई एक जहाज है जो कि महाराष्ट्र के अंदर अरब सागर में छोड़ी हुई है, उस जहाज के द्वारा पहले नंबर पर तेल निकाला जाता है। जबकि दूसरे नंबर पर जो है वह कौन आता है? आपके राजस्थान आता है, जो कि भारत के कुल तेल का 6 MMTPA जो है वह उत्पादन करता है। लगभग 20% जो है वह उत्पादन करता है। तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान जो है ये भारत के कुल तेल का कितना उत्पादन करता है, तो 20% जो है वह उत्पादन करता है। अब तेल की बात आ रही है, तो राजस्थान में तेल मिलता कहाँ कहाँ पर है, तो उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि अपने राजस्थान के अंदर जो तेल है यह 4 तेल बेसिन के अंदर मिलता है। तो राजस्थान जो है उसके अंदर तेल बेसिन जो है वह 4 है, और इन 4 पेट्रोली जो फेरस बेसिन है यह 14 जिलों के अंदर फैले हुए हैं। 4 कितने में फैले हुए हैं? 14 के अंदर। 4 किसके बराबर? 14 के। याद रख लेना है,
4 जिले हैं, सॉरी 4 जो है वो बेसिन है वह 14 जिलों के अंदर फैले हुए हैं। 4 बेसिन कौन कौन से हैं, वहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला आपके सामने आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। भाई सांचौर कहाँ पर पड़ता है, जालोर में। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन का मतलब बाड़मेर और जालोर जिले के अंदर जो है वह आपके किसका विस्तार हो रखा है, बाड़मेर सांचौर बेसिन का। इसकी विशेषता क्या है, इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम जो है वो क्या मिलता है, तेल मिलता है, खनिज तेल, पहली बात। दूसरा आपके आता है जैसलमेर बेसिन भी कहते हैं इसको, या फिर राजस्थान सेल्फ बेसिन भी इसको कहा जाता है। और इसकी बात करें तो ये केवल जैसलमेर में फैला हुआ है। और इसमें क्या मिलता है, तो इसमें मैक्सिमम गैस मिलती है, प्राकृतिक गैस अपने को मिलती है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आता है आपके बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर के चारों जिले बीकानेर संभाग के और एक नागौर, 5 जिलों के अंदर बीकानेर आपके नागौर बेसिन फैला हुआ है, जिसमें बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और एक नागौर जिला इसमें आता है। और चौथे नंबर पर आता है आपका कौन सा, विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन जो है ये पूर्वी राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, जिसमें 4 जिले तो आते हैं कोटा जोन के, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और इसके अलावा 2 जिले आते हैं भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यानी कि 6 जिले जो है वो किस में आते हैं। तो देखिए बाड़मेर सांचौर बेसिन में कितने जिले आ गए हैं, 2। जैसलमेर सेल्फ बेसिन में कितना जिला आ गया है, 1। बीकानेर नागौर बेसिन में कितने जिले आ गए हैं, 5। और विंध्यन बेसिन के अंदर कितने आ गए हैं आपके, 6। तो 2, 1, 5 और 6, इस प्रकार से आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। 6 जिले विंध्यन बेसिन में, कोटा जोन के 4, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आता है। अभी अपन बात करते हैं, जब बात किस चीज की हो रही है, प्राकृतिक तेल एवं गैस की बात हो रही है, तब अपन बात करेंगे राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो है वह तेल रिफाइनरी स्थापित कर रखी है, जो कि राजस्थान के कौन से गांव में है, कौन से शहर में है, कहां पर है, क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। पहली बात आती है कि इसकी शुभारंभ जो है वह कब होता है, तो इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2018 के दिन होता है। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 16 जनवरी 2018। दूसरी चीज, इसका स्थान कहां पर है, तो यह पचपदरा बाड़मेर के अंदर स्थित है। आपके कहां पर है, पचपदरा बाड़मेर के अंदर जो है वह आपके स्थित है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। अगली चीज आती है कि साझेदारी। साझेदारी का मतलब कौन कौन इसको मिलकर चला रहा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा तो एचपीसीएल जो है आपके वह आ जाती है कंपनी, और राजस्थान की तरफ से राजस्थान की सरकार खुद इसमें शामिल हो रखी है, यानी कि 2 लोगों के इसमें पैसे लग रखे हैं, एचपीसीएल के और राजस्थान सरकार के। एचपीसीएल ने इसके अंदर 74% हिस्सेदारी रखी है, जबकि राजस्थान ने इसके अंदर 26% हिस्सेदारी रखी है, जो कि कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है। याद रख लेना है 74 और आपके 26, ये तो किसका है, राजस्थान गवर्नमेंट का है, और ये किसका है, आपका एचपीसीएल का है। ठीक है, उसके बाद में आती है क्षमता। इसकी क्षमता जो है वो लगभग 9 मिलियन टन वार्षिक की है, यानी कि एक वर्ष के अंदर पचपदरा रिफाइनरी लगभग 9 मिलियन टन जो है वह तेल का उत्पादन कर देती है। यह यहाँ से इसके बारे में कुछ फैक्ट आते हैं। इसकी लागत जो है वो कितनी आई है, लगभग 43,129 करोड़ रुपए जो है वह इसकी क्या आती है, लागत आती है। इसका मानक की बात करें तो यह BS6 भारत स्टेज 6, अपन सभी लोग पढ़ते हैं BS6, BS5, BS4। BS5 तो था ही नहीं, BS4 से सीधी की सीधी गाड़ियां BS6 पे कन्वर्ट हो गई, और BS6 का मतलब है भारत स्टेज 6, और BS6 आधारित जो है यह आपके तेल निकालती है। इस पचपदरा रिफाइनरी की खास बात यह है कि यह देश की पहली रिफाइनरी है जहां पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है उसका सम्मिश्रण होता है, यानी कि पेट्रोकेमिकल जो भी आपके चीजें होती है उसका कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण जो है वो इसमें किया जाता है। ये थोड़ी सी आपके जो है वो एक प्रकार से साइंस की जो लैंग्वेज है वह इसमें आ जाती है। ठीक है, अभी अपन आगे चलते हैं। अगला जो है वह अपना हिस्सा आता है इसी उद्योग वाले टॉपिक के अंदर ही, औद्योगिक विकास के चैप्टर में ही, वह आता है आपके श्रम। देखिए श्रम जो है यह मुख्य रूप से श्रमिकों से, मजदूरों से, इनसे जुड़ा हुआ है, और यहां से चैप्टर का लास्ट हिस्सा आ जाता है। सबसे पहले आता है आपके शुभ शक्ति योजना। अभी थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। शुभ शक्ति योजना का मतलब क्या है, शुभ शक्ति योजना एक ऐसी योजना है जो कि मुख्य रूप से किनके लिए है, श्रमिकों के लिए है। श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए कुछ सहायता राशि दी जाती है सरकार के द्वारा, वह आती है शुभ शक्ति योजना। तो शुभ शक्ति योजना के तहत जो भी पंजीकृत वयस्क श्रमिक है, उन श्रमिकों की जो अविवाहित पुत्रियां हैं, या फिर कोई महिला जो कि खुद क्या है, श्रमिक है, उनको लाभ देने के लिए लगभग 55,000 रुपए की क्या दी जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आपको केवल ये राशि याद रखनी है कि शुभ शक्ति योजना के तहत कितनी राशि देते हैं, 55,000 रुपए जो है वह शुभ शक्ति के तहत दिए जाते हैं।
ठीक है ना। अब इसी में ही, इसी श्रम के अंदर ही जो है वो कुछ खास चीजें आ रही है, और वह आती है आपके सबसे पहले ई श्रम पोर्टल। आप सभी को पता है श्रम पोर्टल का मतलब ऐसा पोर्टल या फिर ऐसा ऑनलाइन जो है एक प्रकार से प्लेटफॉर्म या पोर्टल, जहां पर जो है वो श्रमिक अपनी सारी की सारी चीजें या फिर श्रमिकों से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें मिल जाए। ई का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये सारा का सारा पोर्टल हो रहा है। तो ई श्रम पोर्टल को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी असंगठित मजदूर है, असंगठित श्रमिक या मजदूर जो है, यानी कि जिनका एक संगठन नहीं है, जिनको पता नहीं है, सरकार की योजनाओं का पता नहीं है, उन असंगठित श्रमिकों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए, यानी कि सारे के सारे श्रमिक जो हैं, असंगठित श्रमिक, वो सभी के सभी एक जगह पर आ जाए, सरकार को पता चल जाए कि किनको लाभ देना है, किनको नहीं देना है। उनके लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल जो है यह क्या किया गया आपके विकसित किया जाता है। ठीक है ना। क्योंकि इस पोर्टल का यूज किया है, तो इस पोर्टल के आधार पर ही क्या किया जाएगा कि जो भी आपके मजदूर हैं, उन मजदूरों का उस पोर्टल के ऊपर नाम डाल दिया जाएगा। उसकी वजह से उनके नाम के साथ साथ में उनका व्यवसाय क्या है ये जानकारी चली जाएगी, उनके कौशल क्या है उनके पास, उनका पता क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये सारी की सारी चीजें जब सरकार के पास में चली जाएगी, तो सरकार फिर उस डेटा के आधार पर जो है वह उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे। यह चीज आपके ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत आती है। अब देखिए इस ई श्रम पोर्टल के बारे में हो सकता है आपके आरएस के अंदर पूछ लिया जाए। आरएस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लिखा हुआ आ सकता है ई श्रम पोर्टल 5 नंबर के अंदर। तो पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। दूसरी चीज इसके अंदर जो ई श्रम पोर्टल के अंदर जो आपके एक प्रकार से आवेदन करेगा, उसकी आयु जो है वह कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक होनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान के अंदर या फिर भारत के अंदर 16 से लेकर 60 वर्ष जो है इस उम्र को कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है। तो 16 से 59 वाले तो इसमें आते हैं। असंगठित व मजदूर होना चाहिए या कार्यकर्ता होना चाहिए जिसको पहले से जो है कोई लाभ नहीं मिल रहा हो, जैसे कि किसी भी प्रकार की जो है वो पेंशन स्कीम हो, या फिर कोई भी प्रकार का जो उसको जैसे कि अपने एनपीएस या फिर ओपीएस जो योजना चल रही है उसका भी लाभ नहीं हो, या फिर कोई भी आपके ईपीएफओ वगैरह जो है वो भी आपके नहीं करता हो, जो भी भविष्य की जो निधि है, वो सारा का सारा इसमें ध्यान रखना है। ये 3 कैटेगरी इसमें आती है। इसका उद्देश्य एवं लाभ क्या है, यानी कि ई श्रम पोर्टल के लाभ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी वजह से क्या फायदा हो सकता है। तो देखिए इसकी वजह से पहला फायदा तो यह है कि जो भी असंगठित श्रमिक है उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करना। कहने का मतलब जो भी आपके इसके ऊपर एक बार पोर्टल पर आ जाएंगे, उन श्रमिकों की जो सामाजिक स्थिति है वह सुधरेगी। वो क्यों सुधरेगी? क्योंकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लग जाएगा, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको कार्य मिलने लग जाएगा। तो एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज आती है सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं हैं वो श्रमिकों तक जो है वो अच्छे से पहुंच पाएगी। वही हो गया, एकीकरण की बात हो गई। अगली चीज, संपूर्ण भारत के अंदर जो है वह ई श्रम कार्ड जो है वो स्वीकारना, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा कि ई श्रम कार्ड जो है वह पूरे के पूरे भारतीय स्तर पर जो है वह स्वीकार्य हो जाए। इसके अलावा लास्ट इसका लाभ यह है कि भविष्य के अंदर कोरोना जैसी अगर कोई स्थिति आती है, तो ऐसी राष्ट्रीय स्थिति के अंदर अगर सरकार के पास में डेटा रहेगा श्रमिकों का, तो उनकी जो समस्याएं हैं उसको निपटाने के लिए जो है वो सरकार एक प्रकार से अच्छे से जो है वो काम कर पाएगी। उसके बाद में लास्ट आता है आपके राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, कहने का मतलब इसका यह है कि राजस्थान के अंदर जो है वह कौशल विकास के लिए और आजीविका विकास के लिए कुछ एक निगम जो है उसकी स्थापना कर रखी है। उसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको कहा जाता है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, राजविका उसको कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो युवा बेरोजगार हैं उनको बाजार की मांग के अनुरूप जो भी प्रासंगिक क्षेत्र है उसके अंदर उनको रोजगार उन्मुख जो है वो कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके रोजगार के अवसर प्रदान करना, यह राजविका का मुख्य कार्य है। राजविका का कार्य क्या है कि राजस्थान के अंदर जो है वह रोजगार आधारित जो भी बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, उनको उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग कौन सा जो बाजार की डिमांड है उसके हिसाब से उनको उस रोजगार के अंदर प्रशिक्षण देकर और उनको उस कार्य के अंदर काबिल बनाकर उनको क्या करना है, रोजगार देना। ये इस राजविका का लक्ष्य है। इसी प्रकार से दूसरा आता है आपके, वह कहलाता है आपके सक्षम। ये आपको नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। सक्षम की बात करें तो सक्षम का मतलब है स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान। इस सक्षम के द्वारा क्या करना है, तो सक्षम के माध्यम से राजस्थान राज्य के जो भी युवा और महिलाएं, ध्यान रखना है जो आपके राजविका है ये केवल किसके लिए है, युवा बेरोजगार के लिए है, जबकि जो आपके सक्षम है युवाओं के लिए, उसके साथ साथ में
महिलाओं के लिए भी है और युवा और महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर और उनको जो है वो सक्षम बनाया जाएगा स्वरोजगार के अवसर के लिए। ये किसके लिए है? स्वरोजगार के अवसर के लिए सक्षम बनाया जाएगा युवा और महिलाओं को, जबकि राजविका के अंदर बाजार की मांग के अनुरूप जो है वह उनको रोजगार प्रदान करके उनको क्या बनाया जाएगा, एक प्रकार से जो है वो बेरोजगार जो है उनको रोजगार दिया जाएगा। ये इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट इसके अंतर्गत आता है, वह आता है समर्थ। समर्थ किसी कार्य के लिए जो है वो प्रति उसको समर्थ बना देना, यानी कि राज्य के जो भी निर्धनतम समुदाय, यानी कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो भिक्षावृत्ति के अंदर लिप्त हो रखे हैं, जो कि आपके दलित जो है एक प्रकार से, या फिर आदिवासी है, या फिर कारागार, या फिर बंदियों के अंदर, कहने का मतलब किसी जेल के अंदर अगर कोई बंदी हो रखा है वह हो गए, उन सभी के रोजगार की जो संभावनाएं हैं उनको प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के माध्यम से उनको क्या किया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, यानी कि उन्हें समर्थ बनाया जाएगा कि आप अभी हिम्मत मत हारो, आपको हम समर्थ बनाएंगे, आपको रोजगार करने के लायक बनाएंगे। यह आता है आपके क्या चीज, इसमें समर्थ योजना का चीज आ जाती है। ठीक है ना। तो एक बार वापस देख लीजिए अपन ने कहां पर छोड़ा था, जो अपने औद्योगिक वाला था। देखिए फर्स्ट चैप्टर अपन ने देख लिया था, वापस एक बार रिवीजन। सेकंड चैप्टर अपना इसमें जो था वह कौन सा था, औद्योगिक विकास था, जिसमें सबसे पहले अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान की बात की अपन ने। उसके बाद में इसको पाई चार्ट से समझा। फिर उसके बाद में सकल राज्य मूल्य वर्धन के अंदर जो उद्योग क्षेत्र है इसकी बात की, उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्रों की बात कर ली उसमें, इसको मैंने पाई चार्ट से और बता भी दिया आपको। फिर एमएसएमई की अपन ने बात की थी, एमएसएमई के अंदर जो भी आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उसकी अपन ने कैटेगरी की बात की कि निवेश और कारोबार कितना कितना होता है, तब उसको सूक्ष्म लघु और मध्यम कहते हैं। तो ये याद रखना है, 1, 5, 10, 50 और 50 हो जाएंगे आपके 250। उसके बाद में निर्यात की बात की, टॉप निर्यात वाली वस्तुएं कौन सी है वो आपको याद रखनी है। निर्यात में मिशन निर्यातक बनों की बात की, एक जिला एक उत्पाद की बात की। ये आपको जो है जब किताब आपको पास में मिलेगी तो उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको जो है वह ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, इनको याद कर लेना अच्छे से, आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में उद्योग एवं वाणिज्य के विभाग की बात की थी कि 36 जो है वो आपके जिला उद्योग के अंदर है, जबकि उप के अंदर 8 आ जाते हैं। इसी प्रकार से सीएसआर की अपन ने बात की, जो आरएस मेंस 2021 के अंदर पूछा गया था। सीएसआर के जो शर्तें हैं वो याद रखनी है आपको, बेसिकली वहां पर केवल शर्तें ही पूछी गई थी, आप शर्तों के साथ साथ में ये चीजें लिख देते हैं तो वो और अच्छी हो जाती है कि भाई कुल संपत्ति तो 500 है, टर्नओवर 1000 का होना चाहिए और जो शुद्ध लाभ है वो 2 करोड़ का होना चाहिए। इसके बाद में अपन ने जो संस्थाएं हैं औद्योगिक क्षेत्र में उनकी बात की, रिको है भाई जनवरी 1980 में स्थापित होता है, राजसिको है आपके जून 1961 में स्थापित होता है, आरएफसी 1955 के अंदर स्थापित होता है जो कि 20 करोड़ तक का ऋण देता है। फिर डीएमआईसी की अपन ने बात की थी, डीएमआईसी के बाद में अपन ने जो है वो राजस्थान में खनन क्षेत्र की बात की थी, खनिज संसाधन की बात की थी, कितने खनिज निकाले जाते हैं, कितने जो है वो खनिज टोटल है, कौन से के अंदर एकमात्र उत्पादन करता है। उसके बाद में अपन ने आरएसएमएमएल की बात की थी। इसके अलावा जो है अपन ने बात की थी प्राकृतिक गैस एवं तेल की बात की थी, यहाँ पर उस चीज़ की बात आ जाती है। फिर तेल बेसिन की बात की थी, ये भी आप अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद में राजस्थान रिफाइनरी जो परियोजना है इसके बारे में अपन ने सामान्य बातें जो है उसके ऊपर चर्चा की। फिर श्रमिक के अंदर ई श्रम पोर्टल की बात की, इसके साथ साथ में ई श्रम पोर्टल के लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है। राजस्थान के अंदर कौशल और आजीविका विकास के लिए जो निगम है उसके द्वारा 3 प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक राजविका है जो कि युवा बेरोजगारों को रोजगार देगा बाजार की मांग के अकॉर्डिंग, दूसरा सक्षम है जो युवाओं और महिलाओं को सक्षम बनाएगा स्वरोजगार के लिए, और तीसरा समर्थ आता है जो कि एक प्रकार से जिनका जीवन समाप्ति की ओर है या फिर जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उन लोगों को जो है वह क्या किया जाएगा, समर्थ बनाकर और आत्मनिर्भर उनको बनाया जाएगा। यह आपके चैप्टर नंबर 3 और 4 जो कि आपके राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और औद्योगिक विकास, इन दोनों चैप्टरों की यहाँ पर क्लास आपकी क्या होती है, समाप्त होती है। अगली जो क्लास आएगी वो आपके चैप्टर नंबर 5 से आने वाली है। आगे की जो भी क्लास हैं वह आपको जरूर मिल जाएगी, समय पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो है वह आपकी जो बुक है आर्थिक समीक्षा और आपके राजस्थान बजट 2023-24 की वो भी तैयार हो रही है। उस बुक के अंदर पीछे जो है वो आपको आरएस प्री, आरएस मेंस उस लेवल के आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, आरएस मेंस के भी, आरएस प्री के भी आपको क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। यानी प्री के तो बहुत सारे हैं जो कि हर एग्जाम में काम में आएंगे, लेकिन मेंस वाले भी जो है वो उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए और जो भी क्लासें हैं उनको बहुत अच्छे से देखिए। जब आपको बुक मिल जाए तो वहाँ से जो है वो आप मिलान करके और अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।